नंबर की पेज है। स्टार्ट हो गया, ठीक है। देखिए सब लोग 58 पेज से आ जाइएगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे, डाउनलोड हो जाएगी 1 मिनट में। हाँ देखिए 58 से लिखा होगा, हाँ इसमें लिखा है ठीक, अंतरराष्ट्रीय प्रकरण, ठीक है क्लियर। अंतरराष्ट्रीय प्रकरण में सबसे पहला लिखा है गर्भा, ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक। बस मोबाइल केवल संकेत करेगा, बाकी आप लोग जो पढ़िए उससे, मतलब आपको रिकॉल करना है केवल मोबाइल का यूज कीजिए थोड़ा बहुत समझने के लिए, बाकी आपको पढ़ना इस तरीके अलग तरीके से पड़ेगा, क्योंकि स्टेटमेंट बाद में निकलेंगे जरूर, स्टेटमेंट वाइज पढ़ना पड़ेगा। और टॉपिक को जल्दी रिकवर कीजिएगा। 58 आया कि नहीं सभी का पेज? देखिए आया है 58, गर्भा मानवता। देखिए पहली बार टॉपिक आज क्या है, करंट अफेयर में है। करंट अफेयर्स में है इंटरनेशनल, नहीं 58 पे अंतरराष्ट्रीय प्रकरण लिखा होगा, लिखा होगा अंतरराष्ट्रीय प्रकरण, बिल्कुल इंटरनेशनल से स्टार्ट ही कर रहे हैं, इंटरनेशनल से। नहीं 58 ही है, तुम लोग वो किनारे वाला देख रहे हो, पेज नंबर नीचे का देखिए, जो नीचे होता है बिल्कुल नीचे पेज पे 58 मिला। हाँ 58 नीचे वाला बिल्कुल देखिएगा, मिला। इसका पेज नंबर, हम वो पेज नंबर साइड वाला नहीं बोल रहे हैं, मिल गया क्लियर। चलिए ठीक है, अब देखो क्या क्या इश्यूज हैं देखना आप लोग, और प्रयास करो। बहुत ज्यादा इवेंट साल भर में इतने नहीं हुए हैं नेशनल वाले, इंटरनेशनल वाले, जितने भी हो उनको कम से कम पढ़ डालिए। और हमने देखा आयोग की परीक्षा में जो फेमस इश्यूज है उन्हीं से पूछ रहा है, जैसे इजराइल वाला फेमस इशू था उससे पूछा। अब लेवल पूछने का थोड़ा अलग है, लेवल क्या है मैथ पूछ रहा है उसमें, लेवल क्या है आपका जो इजराइल वाला है उसमें ऑपरेशन विजय में घोषणा पूछ रहा है, कौन कर रहा है, विदेश मंत्री कर रहे हैं, मतलब लेवल थोड़ा सा बढ़ा देगा बस, क्लियर। टॉपिक वही सब रहेंगे। अभी उसने क्रिएटिव सिटीज वगैरह नहीं पूछा है, देखो मुझे उम्मीद है कि ये सब पूछा जाएगा। अभी यूनेस्को वाला भी बाकी रह गया है उसका, और यूनेस्को पे मतलब जो है जो भी पॉइंट्स होंगे वो पूछे जा सकते हैं। आइए सबसे पहले इंटरनेशनल इश्यूज में हम लोग देख रहे हैं। देखिए कुछ इस तरीके से पढ़िए, प्रयास कीजिए कि कोई भी लाइन आए उसमें से सारी लाइनें हो जाएंगी, ठीक है। देखिए पहला वाला टॉपिक इसमें क्या है, देखिए हेडिंग क्या पड़ी इसमें, गर्भा मानवता की क्या है, एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, समझिएगा। गर्भा लिखा है ना, देखिए मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। इसमें देखो ना क्या क्या मैटर कहा है इन्होंने, गर्भा अमूर्त विरासत, ठीक है, अमूर्त विरासत सांस्कृतिक, उसमें इनको रखा है, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, मैट्रिक फर्स्ट में इन्होंने दिया है, ठीक है, सांस्कृतिक विरासत में दिया है। अब आइए क्या क्या है सांस्कृतिक विरासत। पहले तो हम एक बार गो थ्रू बहुत इसको एक तरीके से कराएंगे, बाद में तुम लोग उसमें से निष्कर्ष निकालोगे। एक बुक रीडिंग करने की अपने अंदर क्षमता डेवलप कीजिए, सिविल देना है तो बुक रीडिंग नहीं करनी आती तो भी दिक्कत है। अब देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, वैसे तो मैं अभी बताने लगूँ लेकिन इसमें आपको भी थोड़ा सा पढ़ने की आदत विकसित कीजिए, ठीक है। देखिए सब लोग मेन मेन टॉप पॉइंट्स देखेंगे। देखिए पहली बात तो मेंस में भी लिखने को कहीं आ जाए इस तरीके, तो अमूर्त विरासत मतलब क्या है ये भी जानिए। होता है एक मूर्त होता है, एक अमूर्त होता है। अमूर्त का मैटर क्या है, जो देखे दिखाई ना दे, ठीक है। और एक होता है मूर्त, तो मूर्त विरासत वाला अलग सीन चलता है, अमूर्त विरासत वाला अलग चलता है। अमूर्त भी ऐसा नहीं है किसी आधार पे हो जाए, अमूर्त विरासत संस्कृति वे होती हैं जो हमें परंपरा से मिल चुकी हो, या वर्तमान में कोई शहरी हो या ग्रामीण परंपरा से मिल रही हो विरासत में, समझ रहे कि नहीं। मतलब पीछे से परंपरा के स्वरूप कोई अमूर्त सांस्कृतिक में चीज महत्व की मिली हो, या क्या हो जाए, या शहरी और ग्रामीण परंपरा से कोई चीज मिल चुकी हो, तो उसका संरक्षण किया जाता है। इसमें अमूर्त विरासत में रख के उसे क्या कहता है, संरक्षण किया जाता है। अब देखिए क्या क्या मैटर, देखिए ध्यान से इन्होंने लिखा है कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति की 18वीं वार्षिक बैठक कब हुई है, 5 से 10 दिसंबर 2023 के मध्य हुई है। अब ये भी देखना है कि दिसंबर में हुई, इतना भी दिमाग में रख लेना, दिसंबर 2023 को। अब कहाँ हुई है ये भी देखो, कसाने बोस्वाना में हुई है। कहाँ हुई है, कसाने बोस्वाना। देखते रहिएगा, मैं बाद में रिकॉर्ड कराऊंगा, बहुत फटाफट अलग तरीके से पढ़ना थोड़ा सा। फिर आइए, इस बैठक के दौरान कुल 51 विरासतों को यूनेस्को के किसमें रखा गया है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है, क्लियर। फिर आइए
इस प्रकार अब यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में 140 देशों की कितनी 693 विरासतें क्या हो चुकी हैं, शामिल हो चुकी हैं। अभी मैं पॉइंट्स लिखवाऊंगा, 2 मिनट में पॉइंट्स लिख डालना सब लोग, ठीक है। फिर आइए 51 विरासतों में 45 मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची तथा जबकि 6 क्या है अविलंब संरक्षण की आवश्यकता वाली अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची। फिर रखा है उसने गुजरात के गरबा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में रखा गया है। गरबा भारत की 15वीं ऐसी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है जिसे यूनेस्को ने इस सूची में शामिल किया है, ठीक है। फिर आइए गरबा एक अनुष्ठानिक और भक्तिपूर्ण क्या है नृत्य है जो हिंदू त्योहार नवरात्र के अवसर पर किया था। ये भी बहुत कायदे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि वो चरकुला वाला आया है, मैंने पढ़ाया था यूपी स्पेशल में कि वो महिलाएं जो है डांस करती हैं रख के सिर पे, ठीक है, वो तक पूछ लिया गया है। तो मतलब बिल्कुल क्या पूछ लिया जाए तरीका कुछ पता नहीं है, तो हर चीज पढ़िए, ठीक है। हाँ फिर आइए क्या मामला है, ज्ञातव्य कि गर्भो या गर्भा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द गर्भदीप से हुई है, ये भी पढ़िए, ठीक है। फिर आइए गोलाकार छेद वाले मटके को गर्भों के नाम से जाना जाता है। यह मटका मानव शरीर का प्रतीक है, उसके अंदर जलता हुआ दीपक किसका प्रतीक है, आत्मा का प्रतीक है। फिर आइए इस गर्भों की स्थापना करने के बाद माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए इसके चारों तरफ घूमकर नृत्य किया जाता है। फिर आइए इसी नृत्य को गरबा कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में भारत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अंतर सरकारी समिति का क्या है, सदस्य है। फिर आइए 24 सदस्यीय समिति में भारत का चुनाव 2022 से 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया गया था। अभी मैं पूछूंगा सबसे पहले एकदम पॉइंट वाइज पूछूंगा, क्या पॉइंट वाइज मैं यहाँ करूंगा, आप लोग रिकॉल में साथ दे सकते हो, ठीक है। फिर आइए भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें, अब ये भी पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चन आ जाएगा इनमें से कौन सी भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल नहीं है। तो आपको 15 की 15 एक बार गो थ्रू तो होनी चाहिए कौन किसमें शामिल है, क्लियर। तो देखिए जो है रामलीला रामायण की परंपरा प्रस्तुति 2008 क्वेश्चन आ सकता है, भारत की पहली अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में यूनेस्को के शामिल कौन सा हुई थे, रामलीला। फिर आइए वैदिक मंत्रोच्चारण की परंपरा, ये भी 2008 में है, सन भी देख लीजिएगा थोड़ा सा। फिर आइए कुट्टियम बहुत इंपॉर्टेंट संस्कृत नाट्य कला है। फिर रम्मन गढ़वाल हिमालय का धार्मिक उत्सव अनुष्ठानिक रंगमंच है, ठीक है। फिर आइए जो है मुड्डेट्टू केरल का अनुष्ठानिक रंगमंच और नृत्य नाटक है। कालबेलिया, ये तो बहुत पूछा गया है, कालबेलिया कहाँ का है, राजस्थान का, ठीक है, लोक नृत्य और गीत है, ठीक है। छऊ बहुत पूछा आता है, झारखंड पश्चिम बंगाल और कौन उड़ीसा में, छऊ तो बहुत ही आता है, ठीक है। फिर आइए 2010 में मिला था लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चारण, ये भी पूछा सकता है, ठीक है। फिर आइए संकीर्तन, ये बहुत बार आ चुका है, मणिपुर का है, संकीर्तन कहाँ का है, मणिपुर का गायन है, ढोल वादन नृत्य। पंजाब के जेठियाल गुरु के ठठेरों द्वारा पारंपरिक रूप से पीतल और तांबे से बनाए जाने वाले बर्तनों की शिल्पकला भी है। फिर ये योग भी है 2016 में। और नवरोज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिवाली होली नहीं है लेकिन नवरोज इसमें शामिल किया गया है। ये रखे कब किसने चलाया था नवरोज, जानते ही हो, किसने भारत में स्टार्ट किया था, बलबन ने स्टार्ट किया था। ये हिस्टोरिकल रूप में देखा है किसने स्टार्ट किया था, बलबन, ठीक है। फिर आइए कुंभ मेला 2017, कोलकाता की दुर्गा पूजा 2021, गुजरात का गरबा 2023। आपने इस पूरे प्रकरण में क्या जाना, अब हम लोग 1 मिनट 5 मिनट का हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका जिस्ट निकाल रहे हैं, ठीक है, फटाफट आप लोग बताते चलिएगा। अब हम लोग यही आपका करंट अफेयर का रियल तरीका यही बचा है, वो करंट अफेयर का तरीका जा चुका है। पढ़ो और चलते बनो, पढ़ो चलते बनो, पढ़ो लेकिन उसमें चलते बनने से पहले कुछ जो है मेन निष्कर्ष जूस निकालते चलो, वरना सब कचरा ही तुम भी उसी में निकल जाओगे, ऐसा पर ही रहा है। देखो अब देखिए अभी मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछ रहा हूँ, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ फिर फटाक से आ रहा हूँ। हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की अंतरकारी समिति की बैठक जोहान्सबर्ग अफ्रीका में आयोजित हुई। यह बैठक 18वीं बैठक थी, केवल एक सही, दो सही, दोनों सही या दोनों गलत, दूसरा वाला सही है, पहला वाला क्या है गलत, क्यों, बोत्सवाना के कहाँ हुई थी, कसाने में, ठीक है। अब देखो मेरा कहने का मतलब आप पढ़ के गरबा को पढ़ के गए, वो गरबा पूछे नहीं रहा है, वो कुछ और पूछे रहेगा उसके अंदर, ठीक है। बस देखिए कि ये क्या था, ये तो हम पढ़े नहीं। अभी पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा था, तभी जो 60 बुक ज्यादा नहीं पढ़नी चाहिए, लड़के स्पीडी जल्दी पढ़ लेते हैं, स्पीडी मत पढ़ो क्योंकि पेपर ऐसा बना रहा है। पूछा गया था आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, वो लड़का कहता हम उत्तराखंड जल्दी देखे तो उसमें उत्तराखंड लिखा था, और उसमें पूछ रहा उत्तराखंड, उसने सब उत्तराखंड के जिलों के नाम रख दिए, नैनीताल, शिमला और ये मसूरी सब ऐसे रख दिया। तो आपको क्या लगाना चाहिए, जिसने पढ़ा होगा। अभी इस बुक की वो लाइन मिला दूं, वही निकला, उसमें पूरा स्पष्ट लिखा है नैनीताल, उसमें लाइन में बहुत सारा है नैनीताल। अभी जो पेपर हुआ था हम मात्र 3 घंटे की लास्ट में एक वीडियो बनाए थे, मतलब पढ़ाने के लिए, तो उसमें जो है
5 तो क्वेश्चन हमने जो पुलिस की जो फर्स्ट शिफ्ट होती है, पुलिस की फर्स्ट मतलब 17 तारीख को पहली शिफ्ट दूसरी शिफ्ट, हम केवल 17 तारीख की बात कर रहे हैं। उसमें दोनों शिफ्ट में लगभग हमारे कितने क्वेश्चन फंस रहे थे? 5 क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चन दोनों से एक वीडियो से फंस रहे थे, समझ रहे हैं? 5 और कठिन क्वेश्चन थे, स्टैंडर्ड समझिए इस बुक के थे, लेकिन इस बुक को भी वो लोगों ने पढ़ा कायदे से नहीं पढ़ा, क्योंकि वहाँ नैनीताल में कभी मसूरी तो नहीं पढ़ा था, शिमला तो नहीं पढ़ा था, अब इतना तो दिमाग में होना ही चाहिए बुक पढ़ो कायदे से। और मैं दूसरी शिफ्ट का भी जोड़ा था, 18 को लीक वाला मैटर आ गया तो हम बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिए, तो हमारा इंटरेस्ट ही घट गया। 18 का भी जोड़ लेते तो हम देख रहे थे 6 से 7 क्वेश्चन, मतलब एक 3 घंटे की वीडियो से कितना क्वेश्चन उठा रहे थे? 11 क्वेश्चन। और टीचर बहुत बड़ी बड़ी मैराथन चला तो 3-3 क्वेश्चन नहीं बचते कायदे से। इस बुक में बहुत दवा, लेकिन पढ़ा कायदे से होना चाहिए। मिलवा देंगे, हम स्क्रीनशॉट लिए हैं उस वीडियो का, हम बात फर्जी नहीं करते हैं, जो कर रहे हैं ऑथेंटिक कर रहे हैं, हम उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने में लगाए हुए किस समय पे किस क्वेश्चन को हमने बताया है उसमें, ऐसे और लाइन ऐसे खींची है उससे, जैसे विश्व पुस्तक मेला उस पे लाइन खींचे हैं, मैं ऐसे विश्व पुस्तक मेला इतना है, बस समझ रहे हैं कि हम जो जो चीजें की हैं वो आए हैं क्वेश्चन, ठीक है? पेपर आउट की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ठीक है ये हमने पढ़ाया है, ये अभी को तो दूसरा टुकड़ा शुरू हो जाए, ठीक है? आइए क्या देखो, समीक्षा अधिकारी की बात कर रहा हूँ, उसमें बहुत फंसे क्वेश्चन है। लास्ट की जो मैराथन चल करंट अफेयर चली उसमें बहुत चीजें फंस गई। करंट अफेयर में ऑपरेशन विजय बहुत चीजें ऐसी आ गई, धड़ाधड़ उसी दिन मतलब किए, आयुर्वेद सम्मेलन वगैरह सब आ गया कुछ इसी में से, मतलब अच्छा खासा जो 2 दिन बाद इसको पढ़ कायदे से लेता बढ़िया कर ले जाता। वही 10 जगह भटकने से बढ़िया 1-2 स्टैंडर्ड में लास्ट में क्या घटा लो। तो अब आइए, अब गर्भा का मैटर अभी नई फिर आ गई है, आप लोग जनवरी का लेना चाहना तो फिर एक आ गई, उसको लीजिएगा और थोड़ा पढ़ने का मतलब तरीका अलग बदलिए, ये हम लोग यहीं पे करेंगे। आज बहुत जल्दी गर्भा को निपटाएंगे। गर्भा, देखिए गर्भा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में रखा गया, क्या क्या पॉइंट्स हैं? सबसे पहला अमूर्त विरासत संस्कृति, अमूर्त विरासत संस्कृति का मामला, विरासत संस्कृति या अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक विरासत की जो है कौन सी बैठक थी? कि अंतर सरकारी समिति, अंतर सरकारी समिति की कौन सी बैठक थी? 18वीं बैठक, ठीक है? बैठक कहाँ हुई? बोत्सवाना, बोत्सवाना अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है बोत्सवाना, और बोत्सवाना वो जो है इसके वहाँ पे कहाँ पे हुई? कसाने, कसाने में, क्लियर? ठीक, फिर आ जाइए। तो दूसरी बात हम लोगों ने क्या यहाँ से देखी, इसमें जो है 45 अमूर्त विरासत संस्कृत को दिया गया, कितने सूची कितनी बनी? 45 अमूर्त विरासत संस्कृत में, ठीक है? कितनी? 45 में 51 बनी थी, कितनी बनी? 51 को भी तोड़ लिया गया, किसमें? 45, और किसमें तोड़ लिया गया? 6। ये मानवता में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत रखी गई, इनको अविलंब अमूर्त विरासत संस्कृत अर्जेंट रूप से मतलब जो है 6 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण की बात की गई, और इसमें कौन है? मानवता संबंधी जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत रखी गई। इसमें भारत में, भारत की कौन सी 45, भारत किसमें आया है? मानवता में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में। तो भारत की कौन सी रही? एक कौन रही? गर्भा, कौन रही? गर्भा, ठीक। गर्भा एक प्रकार का लोक नृत्य है, कहाँ का लोक नृत्य है? गुजरात का। अब इसकी बात स्टार्ट होगी, अब इसकी बात स्टार्ट है। गर्भा, ये संस्कृत शब्द किससे बना है? गर्भदीप से। कोई देखेगा नहीं, रिकॉल करो, देखने का समय गया, तभी मैं कहता हूँ कायदे से लाइन पढ़ो, ये तो रिकॉल का होता है कि मेंस में भी आप देखते रहोगे क्या एग्जाम हॉल के अंदर पढ़ के जाओगे, बस आप इतना दिमाग आ रहा वही तो लिख पाओगे। गर्भदीप से बना है। फिर आइए, गर्भा को गर्भो भी कहते हैं, क्या कहते हैं? गरबा के प्रकार से क्या कहा गया है? गरबा जो नृत्य होता है किस त्योहार में मनाया जाता है? नवरात्र। किसमें मनाया जाता है? नवरात्र। और क्या जानते हो? गरबा में नवरात्र मनाया जाता है। गरबा में एक छिद्र वाला गोलाकार क्या होता है? मटका होता है। क्या होता है? मटका। मटका की तुलना किससे की गई? मानव शरीर से। मानव शरीर से इसकी तुलना की गई है, और इसके अंदर दीपक है, वो क्या है? आत्मा है। मानव की आत्मा बताया गया है। ये सब बातें हैं, दिमाग में रखिएगा। अब आइए क्या है, और इससे अंदर के विषय में क्या जान सकते हो? जो अंतर सरकारी समिति का भारत भी क्या है? सदस्य है। वो लिखेगा कि नहीं है, और आप में क्या होगा? है। ठीक है, तो है तो कब से कब है? 2022 में इसको सदस्यता मिली है। लगभग कितने वर्ष रहेगा? 4 वर्ष। कितने वर्ष की सदस्यता है इसके पास? 4 वर्ष। अब आपका गर्भा वाला जो मैटर क्या हुआ है? समाप्त हुआ है। क्वेश्चन जो आएगा कायदे से अंदर की लाइन पूछी जाएगी। नॉर्मल तो पहली लाइन तो इसे दे सकता है कि भारत का अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में गर्भा को शामिल किया गया है, लेकिन अगली लाइन क्या होगी वो वही जान सकता है, और आप तभी पाओगे जब कायदे से क्या किए होगे, पढ़े होगे। क्लियर? अब आइए अगले पॉइंट है। ठीक है, क्लियर? अब ऐसे अंदर आप
एक रफ लेके बैठा करो करंट अफेयर में, कूदने का तरीका होता है, मतलब पहले पढ़ो फिर गोद डालो कितना हम तुम, कभी आपको केवल प्रीलिम्स थोड़ी देना है, देना तो मेंस है, सोचो आगे तक, और मेंस में फ्रेमिंग करनी होगी। मान लीजिए अमूल सांस्कृतिक विरासत पे कुछ आ गया, कहीं कुछ संस्कृत पे आ गया, तो उसमें आपको जोड़ोगे, एक बढ़िया पॉइंट निकाल के जोड़ाइए, बढ़िया उसमें लिखिए कुछ बढ़िया इन्वर्टेड कॉमा लगा होगा कि क्लियर। लेकिन बस केवल गर्भ ही पढ़े हो केवल तो कैसे लिख पाओगे उसके अंदर। हाँ ये हाँ, एक अभी बात रह गई थी, 15 भी वो है ना, तो उनमें से कुछ महत्वपूर्ण बता दीजिए कौन कौन, एक बार गिनाइए देखे किसकी कितनी जो है। हाँ बताइए फटाक। पहला एक कौन था? रामलीला। याद रखिएगा रामलीला तो सब लोगों को याद रखना, इसलिए क्योंकि जो है 2008 में पहला, बहुत दिन से कई बार प्रीवियस बीपीएससी में पूछा गया है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में कि बिहार का पहला रामसर आर्द्रभूमि कौन है, मतलब जब पहली चीज होती है ज्यादा पूछी जाती है। जब बिहार का आप पढ़ोगे तो अपने उत्तर प्रदेश का भी याद रखो, उत्तर प्रदेश की अच्छा पहली रामसर आर्द्रभूमि कौन है। बिहार में 3 बार रिपीटेशन हुआ है बिहार बीपीएससी में कि बिहार की पहली जो है आर्द्रभूमि कौन है, काबर ताल है कि नहीं, वहाँ की बिहार की फेमस है। हाँ तो अब यूपी की कौन है? ऊपरी गंगा, ठीक है, ऊपरी गंगा नहर जो है आपका वो है ब्रजभूमि से नरौरा के तक फैली है। और यूपी के जितने भी 10 रामसर साइट है उनको आपको याद होना चाहिए, खासकर यही सब। आप इन्वायरमेंट में क्या पूछेगा, इन्वायरमेंट ऐसी चीजें पूछेगा, दे देगा 4 वो क्षेत्र दे देगा, उनके सामने आर्द्रभूमि का नाम दे देगा, कहेगा मिलान करो। नहीं विश्वास होगा 2023 का आईएएस का पेपर उठा के देख लो, आईएएस में यही क्वेश्चन आया है, और यूपीपीसीएस फॉलो आईएएस को कर रहा है। आप समीक्षा अधिकारी में देखो बहुत सारे प्रीवियस ईयर आईएएस के सन लिखे हैं, वही हूबहू क्वेश्चन उतरे हैं। हम मतलब स्क्रीनशॉट आपको भेज देंगे, मतलब जो है उसके साथ नहीं, उसको फोटो भेज देंगे खींच किताब से, मतलब से आईएएस में ये क्वेश्चन लिखा है ठीक, कुछ एक बिंदी चेंज नहीं की उसने है, वही किसी ने रखा उसने समीक्षा अधिकारी में। तो जो ज्यादातर हमने देखे क्वेश्चंस हैं फिजिक्स के ज्यादातर है, आईएएस वाले उसमें रखे गए हैं, ठीक है। हम मिला दें आपको दिखा दें, उसमें सन तक लिखा है। कल ही हम देख रहे थे, कल हमको क्वेश्चन देख रहे थे उसमें दिख रहे थे बहुत सारे पेपर के ही। हाँ आइए कौन से तुम्हारे रामलीला हो गया था, फटाफट रामलीला हो गया, कौन था? वैदिक मंत्रोच्चारण हो गया, और कौन था आपका? कुट्टी करके था, कुट्टियन क्या था? कुटियत्तम, चलो ठीक है। और रमन, ये देखो इंपॉर्टेंट है, रमन इंपॉर्टेंट है, रमन रमन इंपॉर्टेंट इसलिए क्यों, क्योंकि ये कहाँ का धार्मिक त्योहार है, उत्सव है? उत्तराखंड। ये जो उत्सव वगैरह है इसको भी देखिए। फिर इंपॉर्टेंट है कालबेलिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, कालबेलिया कहाँ का है? राजस्थान, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट है कौन है? छऊ, छऊ तो पूछा जाता है। हाँ इसका छऊ कहाँ का है बताइए फटाफट? झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। फिर आइए एक दो और पॉइंट बताइए फटाफट। लद्दाख, लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चारण ये भी हो गया। और संकीर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है, संकीर्तन तुम लगा दोगे कहीं यूपी का संकीर्तन, वहाँ यूपी नहीं, संकीर्तन कहाँ हो रहा है? मणिपुर का। फिर आइए और योग बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये देखो ये आदमी 2016 में कौन रहा है? योग रहा है। फिर कौन रहा आपका? कुंभ तो याद होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का एकमात्र है, कौन है? कुंभ तो याद रखिएगा, कुंभ मेला जो है वो 2017 का रखा गया। दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा जो दुर्गा की जो सबसे बड़ा कोलकाता का कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? कौन सा नाम है? दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर। कौन है? जब आता है मिलान आता है दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर तो बाहर दक्षिण भारत लोग सोचने लगते हैं कौन सा, और लेकिन है कहाँ तो कोलकाता में। दिमाग लगा दे, दक्षिणेश्वर है क्या लगा दो, मद्रास लगा दो, होना चाहिए कहाँ? कलकत्ता। फिर आइए आपका दुर्गा पूजा हो गया। अब आइए और नवरोज, नवरोज याद रखेगा। और कौन है आपका? अभी जो है दुर्गा पूजा हो गया। और गरबा है, कौन है? गरबा। ये कम से कम एक बार लिखे हुए दिमाग में वहाँ स्ट्राइक कर जाएगा। चलिए अगला पॉइंट है, समझ गए ना? आप ऐसे तरीके से पढ़ो कि दिमाग में रख। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, 1 मिनट में आप पढ़ोगे फिर मुझे इसका निष्कर्ष निचोड़ बताओगे, ठीक है? बताते चलोगे बाद में क्या क्या है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक आ चुका है पीसीएस में, प्रीवियस ईयर में देखोगे इस तरह के सूचकांक आए हुए हैं। आया था पिछले पीसीएस में 2023 में, बड़ा विवाद हुआ था कि रैंक नहीं सही आ पा रही थी उसमें, उन्होंने दे दिया था रैंक, कोई उसमें सही ही नहीं थी। लेकिन क्या इसमें हुआ? जलवायु परिवर्तन। अब देखिएगा पहले तो मैं केवल पढ़ रहा हूँ, आपका देख रहा हूँ आईक्यू लेवल भी चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ बताओगे तो ईमानदारी पूर्वक बिना देखे बताओगे। जीवन में सबसे बड़ी चीज होती है क्या? उतारो अपने नैतिक मूल्य में ईमानदारी। तुम 1 महीना जी के देखो, मजा आ जाएगा तुमको। मैंने जी के देखो, मजाक नहीं कर रहा, 1 8 पर टास्क दे रहा हूँ केवल। 1 आज कौन तारीख है आपकी? इस 1 मार्च से आज भी आपको बेईमानी थोड़ा मन से वक्त है, बेईमानी का नहीं, आज भी रिलैक्स कर सकते हो। 1 तारीख से कब तक? किस तारीख है? 31 मार्च तक जी के देखिएगा ईमानदारी, ठीक है? हाँ ईमानदारी में क्या आता है बताओ? आप एथिक्स पढ़ते हो, नैतिक मूल्यों में क्या आता है? ईमानदारी में क्या छिपा है बताओ?
ईमानदारी का मतलब यही ईमानदारी नहीं किसी के रुपए हम नहीं ले रहे हैं, ईमानदारी का मतलब किसी की आलोचना भी नहीं कर रहे हैं, किसी की हम जो है ओवर जो है चापलूसी टाइप की नहीं कर रहे हैं। मतलब ईमानदारी में बहुत सी चीजें आती हैं, किसी की हम जो है आलोचना नहीं, किसी से प्रकार से हम आकर्षित नहीं हो रहे हैं, अपने पे क्या है, अपनी इंद्रियों पे क्या है, कंट्रोल है। ठीक है, आइए अपना जो रूटीन है उससे भटकना नहीं है, वो भी एक ईमानदारी है। पढ़ने के बाद क्या आपकी है ईमानदारी, बेईमानी नहीं है। उसमें पढ़ने के बाद सोच रहे हो कि गार्जियन तुम पे भरोसा कर रहे हैं पढ़ाई के लिए और तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो गार्जियन को बता दो हमारा मन पढ़ाई में नहीं कुछ और काम में लग रहा है। ठीक है, तो ये भी ईमानदारी है, सच्चाई बताओ। ठीक है, चलिए आइए बच्चे अगला, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। आई फटाक से, अंतरराष्ट्रीय जलवायु प्रदर्शन नीति। आप देखो बहुत कार्य से एक लाइन पढ़िएगा फिर रोके एकदम। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक अंतरराष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति में पारदर्शिता को बढ़ाने का एक स्वतंत्र साधन है, कोई इतना मतलब नहीं। यह विभिन्न देशों के जलवायु संरक्षण संबंधी प्रयासों को तुलनात्मक अध्ययन करता है। इस सूचकांक का वार्षिक रूप से प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ है? 2005। पीसीएस ये लाइन तक बना सकता है। ठीक है, कहेगा जलवायु परिवर्तन सूचकांक का प्रकाशन 2005 से प्रारंभ हुआ। अब लड़के पढ़ के गए, आगे की लाइन भी दिमाग में रखेगा। चलिए अगला, अब आगे मामला क्या है इन्होंने देखा है, इसमें कितने देश हैं, इन्होंने बिगड़ गया था 63 देश है, कितने 63 कंट्री हैं और एक कौन है, यूरोपीय संघ है, ये भी दिमाग में रखेगा। फिर आइए ज्ञातव्य हो कि ईयू तथा 63 अन्य देश संयुक्त रूप से संपूर्ण विश्व के कितने परसेंट आबादी कवर कर रहे हैं, 90%। फिर आइए, यह ग्रीन हाउस गैसों के लिए उत्तरदायी, ये बताया है, जो मतलब 90% जब आबादी है तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए क्या उत्तरदायी है। यह सूचकांक 4 श्रेणियों में विभक्त 14 संकेतकों में देशों के समग्र प्रदर्शन के आधार पर जारी किया जाता है। 4 श्रेणियों को भी याद रखोगे, मैं पीसीएस का पैटर्न बता रहा हूँ, बड़ा अलग लेवल में जा रहा है। 4 श्रेणियां कौन कौन है, देखो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वाली श्रेणी है, दूसरी कौन है, नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणी है, तीसरी कौन है, ऊर्जा उपयोग है, तीसरी चौथी कौन है, जलवायु नीति है। फिर आइए अब देखो क्या क्या मैटर है। COP28 के दौरान जर्मन वाच क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन सूचकांक क्या किया जाता है, जारी किया गया। यह सूचकांक का कौन सा संस्करण है, 19वां। फिर आइए CCPI का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, फिर आइए शीर्ष 3 देशों स्थानों में कोई देश अपनी जगह नहीं बना पाया, ये भी महत्वपूर्ण बात है। फर्स्ट पे मतलब फिर सर्वोच्च स्थान चौथे पे कौन रहा है, डेनमार्क रहा है, ये भी महत्वपूर्ण बात है। अंतिम स्थान पे कौन रहा है, सऊदी अरब रहा है। और सबसे ज्यादा CO2 का उत्सर्जन कौन कर रहा है, चाइना कर रहा है, सेकंड पे कौन कर रहा है, USA कर रहा है। ठीक है, फिर आज देखिएगा, ठीक है, भारत का इसमें स्थान बहुत जरूर पढ़ लीजिएगा, 7वां स्थान है, कौन रहा है, रैंक है 7वां है। ठीक है, फिर आइए देखिएगा, इसमें मैटर पूरा आपको नहीं इतना देखना है, रैंकिंग वगैरह। ठीक है, डेनमार्क है, एस्टोनिया है, फिलीपींस कोई मतलब नहीं। अब एक और कार्य नीचे देख लीजिए, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन देखिएगा, टॉप कौन शीर्ष देश कौन रहा है, फिलीपींस। नवीकरणीय में कौन सा देश रहा है, नॉर्वे। और ऊर्जा उपभोग में कौन रहा है, फिलीपींस। और जलवायु नीति में कौन रहा है, नीदरलैंड। क्लियर हो गया, खत्म। अब बढ़े आगे इसमें, चलिए एक बार बताइएगा आप लोग। ठीक है, आप सिविल की जीएस पढ़े तो उसी तरीके से पढ़िए फिर कायदे से, मतलब आपको वो थोड़ी वन लाइनर पुलिस वाली जीएस पढ़ोगे, पुलिस वाली भी जीएस अब नहीं ऐसी आ रही है वन लाइनर, बता तो रहे आर्यभट्ट वाला पूछ रहा है, उसके अंदर की बात पूछ रहा है, आप तो राज्य पढ़ के सोच रहे हो काम हो जाएगा। आइए अब एक बार आप बताइए क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। मैं पहले एक क्वेश्चन बना के पूछ रहा हूँ, फिर आपके बढ़ता हूँ, क्वेश्चन देखकर बनाता हूँ, फिर आप बताइए। जलवायु परिवर्तन सूचकांक जर्मन वाच क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है, पहली लाइन। दूसरा, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन सूचकांक में कोई भी देश शीर्ष 3 स्थानों में शामिल नहीं हो पाया। अगला, जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का 7वां स्थान है, बताइए तीनों क्या है, सही। क्लियर, तीनों बातें क्या है, सही। ठीक है, अब समझ पाए। अब आइए फटाक से इसमें हम लोग क्या क्या पॉइंट्स नोट कर रहे हैं, वो बातें यहाँ पे इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप केवल प्रीलिम्स के लिए नहीं बने हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप किसके लिए बने, मेंस इंटरव्यू, फिर किसके लिए, ज्वाइनिंग के लिए, फिर देश की और राज्य की सेवा करने के लिए। ये सेवा वर्ड नहीं बोल पा रहे, ये बोल दो, ये बोल दो, अभी ज्वाइनिंग तक पहुंचे। ये राजनीति जाके सबको कंट्रोल में लेना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए ग्रामीण स्तर से निकालने स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, चलो इधर दोनों क्या बैठे हुए हैं, तुम्हारे मित्र तो पीछे, क्या नाम है तुम्हारा, सोनू। हाँ ठीक है भैया, देखिए क्या इम्पोर्टेंट, हाँ ध्यान दीजिएगा।
जलवायु प्रभाव बहुत फटाक से, मतलब आप कितना बोध पाते हो पेन से, यही बड़ी महत्वपूर्ण बात, मतलब कितना अपने आप रिकॉर्ड करके लिख पाते हैं इस टॉपिक में। मात्र टाइम भी नहीं देना, 2 मिनट से ऊपर नहीं लगना चाहिए, 2 मिनट, मात्र 2 मिनट इसमें, ठीक है। हाँ, जलवायु, भले राइटिंग का खेल इसमें नहीं है, मेरी राइटिंग इसमें गंदी है वीडियो में, कोई बात नहीं, आप समझ जाइएगा, हम राइटिंग नहीं बना रहे थे, ठीक है, मेरी राइटिंग में ठीक है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक, ठीक है, सूचकांक क्या जान रहे हो इसमें, मेन बात क्या है। सबसे पहली बात, जारी कौन करता है, जारी वाला भी आजकल पूछ लेता है, कौन है, जर्मन वाच है, जर्मन वाच कर रही थी, और एक कैन संस्था थी, कौन थी, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क करके संस्था थी, और दूसरी कौन थी, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, 3 संस्थाएं थी। आप फुल फॉर्म लिखना चाहो उसमें बुक में लिखाइए, आप नोट कर लेना। फिर ये कौन सा संस्करण था, 19वां संस्करण, ठीक है। फिर जाके देखिएगा टॉप 3 में कोई भी रैंक नहीं बना पाया, कोई भी रैंक किसमें नहीं बना पाया, शीर्ष 3 स्थान, शीर्ष 3 स्थानों में कोई रैंक नहीं, कोई रैंक नहीं, ठीक है। फिर आइए, तो इसका मतलब चौथे स्थान पे कौन रहा है, चौथे स्थान पे कौन रहा है, डेनमार्क रहा है। देखो चाहे आप लिस्ट देखिए। फिर कौन रहा है, एस्टोनियो रहा है। फिर देखिए लिस्ट, कौन रहा है, फिनलैंड रहा है, देखो उसमें लिखा जो है आपका फिलीपींस रहा है। फिर देखो उसमें 7वें स्थान पे कौन रहा है, भारत। तो आप रैंकिंग में 3 भी टॉप देख सकते हो, कौन से भी, इंडिया उसके जस्ट बाद है, तो आप दिमाग में रख सकते हो कौन कौन रहा है 3, डेनमार्क, एस्टोनियो, ठीक है, एस्टोनिया, और कौन है आपका फिलीपींस, और कौन है, भारत। इसलिए देख सकते हो क्योंकि ये सीक्वेंस पूछा सकता है, 5 है, 6 और कौन 7, फटाक से। फिर आइए, अब क्या क्या जानते थे इसमें, 14 संकेतकों पर निकाला गया, कितने संकेतकों पर, ये भी तक देखते रहिएगा, मतलब बिल्कुल अंधी न मानना पड़े, कुछ लगे 14-15 पढ़े थे, लगा ले जाओ। कितने, 4 श्रेणियों में, कौन 4 श्रेणी थी याद रखें, ग्रीन हाउस, एक कौन थी, नवीकरणीय, फिर तीसरी कौन थी, ऊर्जा उपयोग, और चौथी कौन थी आपकी, जलवायु नीति। इसमें कौन सबसे बढ़िया काम किया, ग्रीन हाउस वाले ने, कौन किया, ग्रीन हाउस वाले ने, किसने बढ़िया किया, फिनलैंड है, फिलीपींस है, क्या है बताइए, बताइए ग्रीन हाउस वाले में किसने काम सबसे बढ़िया किया, फिलीपींस। देखिए इसमें कौन है, फिलीपींस है, बिल्कुल फिलीपींस है, कौन है, फिलीपींस। फिर नॉर्वे, एंड फॉर नॉर्वे, नवीकरणी में कौन रहा था, नॉर्वे। ऊर्जा उपभोग में कौन रहा था, फिलीपींस। और जलवायु बच्चे कौन रहा था, नीदरलैंड, कौन रहा था, नीदरलैंड। क्लियर, समझ रहे हो नहीं, बढ़िया है। चलिए आगे, अगला ठीक है। भारत की रैंकिंग कितनी थी, 7वीं। इंडिया की रैंकिंग कितनी थी, 7वीं। एक बार इसे लिखोगे, इसे दिमाग पर 7 7 7, ठीक है। सबसे ज्यादा CO2 का उत्सर्जन कौन करता है, ये याद रखिएगा, पूछा जा चुका है, चाइना। C फॉर CO2, C फॉर चाइना। फिर ऐसे याद रखने तरीका ना, USA लगा दोगे वहां पे फर्स्ट पे। फिर सेकंड पे कौन है, एक बार क्वेश्चन आ चुका है, ऐसा CO2 उत्सर्जित देश कौन है। इसका मेन कारण है जो ग्रीन, जो आपका जलवायु परिवर्तन का सबसे मेन कारण जानते हो आप क्या है, ग्रीन हाउस गैस। कौन है, ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस के बारे में आप तो जानते हैं, एनवायरनमेंट पढ़ रहे हो जब। ग्रीन हाउस गैस IPCC ने, बताइए किनको ग्रीन हाउस गैस माना है, जल्दी से बताइए। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, किसने माना है, कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, जलवाष्प इसमें नहीं माना इसने, IPCC। मैं पूछ रहा हूँ किसके अकॉर्डिंग, IPCC के अकॉर्डिंग। वैसे तो जो जलवाष्प है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। इसने 6 को माना है, किसको माना है, 6 को। हाँ, CO2 को माना है, N2O को माना है, मीथेन को माना है, ठीक है। किसको माना है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को माना है, फिर SF6 को माना है, NF3 को माना है, किसको माना है, इनको माना है ग्रीन हाउस गैस। क्लियर, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये तैयार रहेगा। और CO2, अब आइए, अभी विश्व मौसम विज्ञान संगठन 2022 की रिपोर्ट आई थी, विश्व मौसम विज्ञान संगठन 2022, उसने कहा है कौन कितना ज्यादा उत्सर्जन कर रहा है। ये रैंकिंग याद रखिएगा, 2-3 बार क्वेश्चन रैंकिंग पे आया है, ग्रीन हाउस गैसों का घटता क्रम। तो सबसे ज्यादा कौन है, CO2, कितना है, ये WMO जो आपका है, WMO की ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन 2022 के अकॉर्डिंग डाटा है, अभी तक वही माना जा रहा है, ठीक है, लेटेस्ट 2023। फिर ये कौन है, कितना परसेंट है, 66%। फिर कौन इसके बाद है, मीथेन, सबसे ज्यादा उसके बाद कौन है, मीथेन, कितना परसेंट, 16%। फिर आपका जो है, आपका मीथेन के बाद आ रहा है कौन, नाइट्रस ऑक्साइड, कितना है, 66, 16। नाइट्रस ऑक्साइड कितना है आपका, 8%। फिर आपका कौन है, एक 7 है, नाइट्रस कितना 7 है। फिर CFCs लगेगा, क्लोरोफ्लोरो
कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कितना है 8%। फिर आपका HF वाला कितना है 2% और अदर कितना है 1%। आप कोई टेंशन ना लीजिए, ऊपर की 4 याद रखिए बस। कौन है CO2, मीथेन, CFC, नाइट्रस ऑक्साइड। क्लियर? ये भी ना याद रहे कोई बात नहीं, सबसे मेन है क्या सीक्वेंस। 2 बार क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में, देख लीजिए ग्रीन हाउस गैस टॉपिक खोलिएगा, उसमें 2 बार क्वेश्चन आया है कि आप क्या सेट करो सीक्वेंस। एग्जाम में चीजें काहे सब उल्टा पुल्टा, तैयारी कुछ और रहा है, आप वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे। ग्रीन हाउस गैस तो सबको पता है CO2 है, लेकिन CO2 पूछना ही नहीं चाह रहा है, कुछ और है पूछना चाह रहा है। पूछ रहा है, पिछली बार आया था 22-23 में क्वेश्चन आया हुआ है। जब थोड़ा ग्रीन हाउस में बताया 2 मिनट ग्रीन हाउस के बारे में। देखिए जब करंट अफेयर के टीचर को क्या चाहिए, सब कुछ नॉलेज होना चाहिए सबसे पहली बात। जब हिस्ट्री में कोई करंट अफेयर बताए, अभी मान लीजिए जो है 1924 में भी क्या मनाया है, बताइए 1924 में क्या हुआ था, 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। तो अभी देखो 2025 में जो पेपर में होगा कुछ ना कुछ हिस्ट्री का करंट अफेयर रख देंगे, कौन टिकट जारी हो गया, क्या हो गया। अक्सर कुछ देखा होगा कोई 400 वर्ष 300 वर्ष किसी जयंती के होते हैं, उस चीज का पूछते हैं कि नहीं उनसे जुड़ा हुआ। ये चीजों को भी ध्यान में रखें। कहते हैं ना हिस्ट्री करंट अफेयर में नहीं आती, हिस्ट्री भी करंट अफेयर में आती है। बस आपको वो आंदोलन विद्रोह सब पता होना चाहिए। अब आइए, अब ये एनवायरनमेंट का टॉपिक ने उठाया थोड़ा सा हमने टच कर दिया। एक चीज और देख लीजिएगा यहीं से 1 मिनट में, क्या पढ़े हो क्वेश्चन क्या था। देखिएगा ये आपकी पृथ्वी है, ये आपका क्या है वायुमंडल है, ठीक है। फिर जो देखा जाए वायुमंडल, यहाँ पे सूर्य है, सन है, इससे बहुत सारी रेज आती है कि नहीं आती है। जानते हो विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं, क्या कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। तुरंत मुझे बताते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन खासकर होती हैं। इस पे क्वेश्चन आया समीक्षा अधिकारी 2023 क्या होती है, मैंने इसका डिस्कशन किया था जब पढ़ा रहा था, ठीक है। हाँ कौन होती है, सबसे पहले गामा, फिर कौन एक्स, फिर कौन पराबैंगनी अल्ट्रा वायलेट यूवी, फिर कौन दृश्य विजिबल, कौन होती विजिबल, फिर कौन इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, फिर कौन माइक्रोवेव, फिर कौन रेडियो तरंग। ये सीक्वेंस याद रखिए। इसी सीक्वेंस से समीक्षा अधिकारी ने पॉइंट दे दिए थे, कहा था बताइए आवृत्ति का घटता क्रम या आवृत्ति का बढ़ता क्रम, कुछ भी पूछ सकता है। जब नीचे की ओर चलोगे तो आवृत्ति का क्या है, घटता क्रम, क्या है आवृत्ति का घटता क्रम। अब ये कुछ नहीं देखा जा रहा है कि आप साइंस स्ट्रीम से हो या आर्ट स्ट्रीम से हो, वो पूछ रहा है साइंस कायदे से, ठीक है। तो आपको ये आवृत्ति का घटता क्रम याद होना चाहिए। उसने रखा था रेडियो, बहुत आसान क्वेश्चन बना दिया था, जिन्हें जरा भी पढ़ा हुआ मिलेगा, उसने रेडियो रख के बर्बाद कर दिया क्वेश्चन रख दिया था उसने, विजिबल इंफ्रारेड, फिर शायद पैराबैंगनी, फिर रख दिया रेडियो रख के बर्बाद कर दिया। बच्चे पढ़ने वाला था एक बार उसको पक्का था रेडियो तो सबसे नीचे है, सबसे कम आवृत्ति किसकी है रेडियो की। उन्होंने ऑप्शन भी ऐसा रखा कि ये वाला बन रहा था, ये पहला या अंतिम बन रहा था। तो अगर पता उसको तो होना चाहिए था। ये क्वेश्चन कठिन बनता तो ऐसे पूछता है, इनमें से बताइए किसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा है, सबसे किसकी है गामा की, तो भाई नहीं गामा है, ठीक है। और सबसे कम किसकी है अब मैं क्यों ये बता रहा था आपको। अब आइए जो आपका ये जो है क्या है आपका जो आपका विजिबल इसकी जो देखा जाए इनसे क्या है कम है, लेकिन इनसे क्या है ज्यादा है। इसमें से सीक्वेंस पूछ लेता है। और एक चीज आवृत्ति का उल्टा क्या होता है तरंगदैर्घ्य, ये भी याद रखिएगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी, इसकी सबसे ऊपर वाली घटता क्रम है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर है, सबसे ज्यादा ऊपर वाली सबसे कम किसकी, इसकी क्या फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लेकिन कहा जाए वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य किसकी सबसे ज्यादा हो जाएगी, इसकी, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी हो जाएगी, इसकी। समझ रहे हैं क्यों नहीं। आवृत्ति तरंगदैर्घ्य का क्या होता है अपोजिट होता है, ठीक है। यदि वाकई में सच में सिलेक्शन का मूड हो तो इस तरीके से पढ़ो हम भी पढ़ाएं तुम भी पढ़ो। ये केवल जो एंजॉय करने मूड, एंजॉय का मतलब है अपन आनंद आना चाहिए विषय में आनंद जरूरी नहीं है, तुमको क्या पूछा जा रहा है ये जरूरी है, वो तैयारी करना। सच बता रहे हैं बच्चे क्या होते हैं ज्यादातर उस विषय को पढ़ना चाहते हैं जिनको इनमें इंटरेस्ट है ज्यादा। बात सही है, ये सही चीज है, लेकिन उसको भी पढ़िए जो पूछा 10-12 क्वेश्चन आया समीक्षा अधिकारी फिजिक्स से, कैसे नकार सकते हो फिजिक्स को, हर टॉपिक से उसने एक क्वेश्चन बना दिया है। आप कम से कम 10-12 में 5-6 तो करने लायक रहोगी। फिर कुछ साफ कर दो एकदम 0 बटा सन्नाटा, वहाँ पे एक खाता ना खोलो फिजिक्स में। फिर आप हिस्ट्री में पूरे 100% कर रहे हो और पीसीएस की किसी चीज में पूरे तुम कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। करे देंगे ही नहीं, क्वेश्चन भी बाद में बना देंगे, तो कहोगे हम कसम खा गए हम करके आएंगे, नहीं कर पाओगे। अब आइए तो आपका कहने का मतलब यहाँ था जो अल्ट्रा वायलेट वेव है, विजिबल वेव है, इंफ्रारेड, इन्हीं का ग्रीन हाउस में आप देखिए क्या मैटर हो रहा है। ये आपकी कौन सी लेयर थी वायुमंडल, क्या था ये क्या थी
ये क्या था, सन था। क्लियर। अब मामला क्या रहा, जब सन से रेज आ रही हैं, सन से रेज आ रही हैं कौन सी, खासकर आती कौन है, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, तीन का ध्यान रखिएगा। ओजोन लेयर पड़ती है क्योंकि समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर में कौन पड़ती है, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर थ्राक से किसको कवर कर लेती है, खींच लेती है, पराबैंगनी को अवशोषित कर लेगी। अब पहुंची कौन कौन सी हैं, पहुंची कौन सी हैं, विजिबल पहुंची है, इंफ्रारेड पहुंची है। विजिबल का कोई इतना मैटर रहता नहीं है, लेकिन इंफ्रारेड जो पहुंची है ना पृथ्वी पर, ये इंफ्रारेड अब वापसी करना चाहती है, क्या करती है, वापसी करती है। इसे कहते हैं पार्थिव या टेरेस्ट्रियल इंफ्रारेड वेव, ये मतलब पृथ्वी से वापस जा रही है। तो इसके ऊपर वायुमंडल के ऊपर है, वायुमंडल के पास ही वो क्या बन जाता है, ग्रीन हाउस गैसों का क्या होता है, जमा हो जाती है, इसको बाहर जाने नहीं देती है। ये या फिर अवशोषित इसको कर लेती हैं, किसको, अवरक्त को, या फिर इसको क्या कर लेती हैं, कुछ वापस भेज देती हैं। इसीलिए ये पूरी पृथ्वी क्या होने लगती है, गर्म होने लगती है। उन ग्रीन हाउस गैसों में सबसे बड़ी भूमिका कौन निभाता है, CO2 निभाता है। कौन निभाता है, समझ पाए मैटर, यही को कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। समझे बात, ये था मैटर। क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि कौन सी किरण जो है वापस अवशोषित होती है, पृथ्वी को गर्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और वहां बढ़ के पराबैंगनी लगा दी। वो वापसी वाली किरण कौन रखोगे, अवरक्त। ये आया है 22 से 23 में क्वेश्चन आया है, लड़कों ने गलत किया, 20 से 23 के बीच क्वेश्चन आया ये, वहां पे टिक लगाना था किसको, अवरक्त को, क्योंकि पराबैंगनी तो गर्म कर ही नहीं पाई, पराबैंगनी ऊपर ही क्या कर ली गई, अवशोषित कर ली गई। ठीक है, फिर अगली बार क्वेश्चन क्या आता है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बनता है, जब प्रकाश तरंगे आती हैं, तो जब ये वायुमंडल की लेयर को पार करती हैं तो लघु तरंगों के रूप में आती है, किसमें, शॉर्ट वेव के रूप में आती है। ये क्वेश्चन दिमाग में रखिएगा, किसमें आती है, लघु तरंगों के। लेकिन जब पृथ्वी से वापस जाती है ना तो दीर्घ तरंगों में आती है, किसमें आती है, ये भी क्वेश्चन आया है, दीर्घ तरंगों में। और दीर्घ तरंगों में वापस जाती है ना लॉन्ग वेव में, तो लॉन्ग वेव में जाएंगी वापस, तो इनको कौन रोक लेगा, ग्रीन हाउस गैस, और ये पूरा क्या क्षेत्र हो जाएगा, पृथ्वी वाला गर्म हो जाएगा। समझ पाए, इनमें बस आपको इतना मैंने बताया है कि ग्रीन हाउस गैसें कितनी है। ग्रीन हाउस गैसों के लिए मैंने आपको ये सूर्य का थोड़ा कॉन्सेप्ट है, इसके लिए मुझे वेव बतानी पड़ी। इन वेव में हमने 3 वेव को पकड़ा, ऊपर एक अवशोषित कर ली जाती है, पृथ्वी से वापस कौन जाती है, अवरक्त, और जो आने वाली तरंगें हैं लॉन्ग में शॉर्ट की जाती हैं, और जाने वाली क्या होती हैं, लॉन्ग होती है। वहाँ उल्टा फिर सोचोगे लॉन्ग है कि शॉर्ट, शॉर्ट है कि लॉन्ग, ये क्या पड़ता है, और वहाँ आता है क्वेश्चन। क्लियर, बढ़े आगे। चलिए अब आइए अपने उस पे, ये जलवायु परिवर्तन वाला हो चुका था, अगला ये करंट में इसमें देखिए समझ पाए कुछ नहीं। चलिए जो चीज मतलब आएगी कोई ऐसी चीज तो मैं उसको वहां पे, क्योंकि आपको इसमें चाहिए नंबर, क्वेश्चन चाहिए, चाहे कैसे भी मिले आपको इस समय, ये भी तो आपका सब्जेक्ट का क्या हिस्सा है। अभी जो देख लीजिएगा क्या एनवायरमेंट, 27-28 क्वेश्चन अकेले ग्रीन हाउस पे आए हैं, देख लीजिएगा। अभी मैं सॉल्व करके आ रहा हूँ, इनको देख के आ रहा था कि मतलब इन्वायरमेंट में कौन पोर्शन ज्यादा आता है, तो कौन पोर्शन में हमें ये ज्यादा, ये भी लिखा है सबसे ज्यादा पूछा गया ग्रीन हाउस। आइए उसमें देखते हैं हम लोग कहाँ पे पहुंचे। हाँ अब आइए टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2023 फटाफट। क्लियर, फटाफट आपको देखना क्या है, पहले एक बार मैं रीडिंग करा रहा हूँ, आप फटाफट करिएगा, फिर मैं तुरंत आपसे निचोड़ निकालूंगा, तुरंत लिखना होगा। ठीक, देखिए वर्ष 1923 में स्थापित टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 1927 से प्रतिवर्ष पर्सन ऑफ द ईयर का चुनाव किया जाता है। प्रतिवर्ष क्या कहता है, पर्सन ऑफ द ईयर का चुनाव किया जाता है। ठीक है, फिर आइए 1927 में पहला पर्सन ऑफ द ईयर चार्ल्स लिंडबर्ग को चुना गया। इस पत्रिका के संपादकों द्वारा किसी वर्ष के लिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति या समूह या विचार का चयन किया जाता है। केवल व्यक्ति नहीं चुना जाता है, समूह भी चुना सकता है और विचार भी चुना सकता है। वहां केवल व्यक्ति लिख देगा, कुछ भी बना सकता है क्वेश्चन। ठीक है, फिर आइए जिसने पूरे वर्ष के दौरान विश्व को सकारात्मक रूप से क्या किया, प्रभावित किया हो। भारत की तरफ से महात्मा गांधी व पहले व एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने 1930 में टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना था। हालांकि 2014-16 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर ऑनलाइन रीडर्स पोल का विजेता, ठीक है, नरेंद्र मोदी, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषित किया गया था। फिर आइए 6 दिसंबर 2023 को अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम वर्ष 2023 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की घोषणा की गई। फिर देखिए कौन रहा इस बार है, अमेरिकी गायिका या गीतकार टेलर स्विफ्ट को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। ये इंपॉर्टेंट लाइन थी। ठीक है, फिर आइए टाइम पत्रिका ने साइलेंस ब्रेकर, ये कब 2017 में पर्सन ऑफ द ईयर पत्रिका जो है घोषित किया गया था, जिसमें पत्रिका के कवर पेज में महिलाओं को में टेलर स्विफ्ट को भी स्थान दिया गया था। द साइलेंस ब्रेकर समूह ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने अपने साथ हुए यौन दुर्व्यवहार के विरुद्ध क्या उठाई, आवाज उठाई है। इस प्रकार
टेलर स्विफ्ट टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के कवर पेज पर 2 बार स्थान पाने वाली प्रथम महिला बन गई हैं। कला के क्षेत्र में उपलब्धि पाने वाली पहली महिला है, पहली व्यक्ति हैं। टाइम पत्रिका के अन्य श्रेणियों में कौन है? सीईओ के कौन मिले हैं टाइम ऑफ द ईयर? अल्टमैन, एथलीट लियोन मेसी, ब्रेकर थ्रू में न्यूल है, कोई इतना एलेक्स वगैरह कोई नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आ जाइए। अब 1 मिनट में बताइएगा, आप पढ़ के गए थे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन है? स्विफ्ट टेलर है। उसने स्विफ्ट टेलर तो पूछ लिया आपकी मन की बात, कुछ भी हो गए कि पकड़ा हुआ है, लेकिन अगली ही लाइन उसने कुछ ऐसा धमाका कर दिया कि कंफ्यूज हो गए। तो अब ये चीजें के लिए आप 1 मिनट के लिए उसके बाद बताओ फटाफट, केवल 1 मिनट। ये टाइम, ये इंपॉर्टेंट पत्रिका है, एग्जाम में आती है, जो चीज आती है तो उनको दिमाग में रखो। ठीक है, फॉर्च्यून है, टाइम्स है, फोर्ब्स है, इनकी बातें आती हैं। टाइम पत्रिका का, टाइम पत्रिका के लिए जो पहला पत्रिका जो स्थापना तो इसकी हुई 1923। ठीक है, ये इसके लिए प्रकाशन के लिए, लेकिन पहली प्रकाशित टाइम पत्रिका कब हुई? मतलब इसके द्वारा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर पहली बार कब दिया गया? 1927 में। लिंडबर्ग थे, कोई मतलब इतना नहीं उनका। ठीक है, अब आइए तो क्वेश्चन बन सकता है 1930 क्वेश्चन में भारत पर पहला जो है टाइम पत्रिका के टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर बनने वाला कौन था? महात्मा गांधी। कब? ठीक है, महात्मा गांधी। ठीक है, फिर आ जाइए 2023 में कौन बना है? टेलर स्विफ्ट। इनका नाम पूछा जा सकता है, क्यों? क्योंकि इनका नाम इसलिए स्विफ्ट, इनका नाम इसलिए पूछा सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या इनके में है, क्योंकि इन्होंने साइलेंस ब्रेकर समूह में क्या किए, उसमें इन्होंने उस समूह में शामिल रही। जब आप ऐसे मेंस महिला घरेलू हिंसा लिख रहे हैं या मेंस में आ गया महिलाओं की स्थिति पर विचार कीजिए, तो साइलेंस ब्रेकर समूह का जिक्र कर दीजिए। क्या जा रहा है? कह दीजिए कि है टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2023 में जो एक साइलेंस ब्रेकर समूह को उस पे कवर पेज पे उसको जगह दी गई थी, उसने जो महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विरुद्ध जो आवाज उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मतलब ऐसे कुछ बात, ऐसे ग्रुप्स उसकी डाला हो, जैसे मतलब कुछ ऐसा आ जाए तो उसमें आपका प्रभावित लगता है, ऑथेंटिक चीज होती है। ठीक है, उसी में किसने भाग लिया था? टेलर स्विफ्ट ने। तो ये 2017 में तो शामिल हुई गई थी, और कब शामिल हो गई है? 2023 में तो पर्सनली इनको मिल गया है। अब 2023 में जो मिला है किस क्षेत्र में मिला है? कला में मिला है। फिर जो पहला कला में पाने वाली व्यक्ति बनी है टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर, और जो कहा जाए 2 बार बनने वाली कौन रही है, उसमें भी ये पहली व्यक्ति है, पहली महिला है। बस यहाँ पे खत्म हो गया टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर। अब क्वेश्चन आ जाए 2023 में टाइम पत्रिका की टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर सिर्फ टेलर को चुना गया। फिर लिखा जाए यह ऐसी पहली महिला है जो टाइम पत्रिका के कवर पेज पर 2 बार जो है जगह बनाई है। दोनों बातें क्या है? सही है। आप पहली बात जानते थे, दूसरी पे आपने फोकस ही नहीं किया, वही क्वेश्चन दूसरे डाल दिया। क्लियर? चलिए अगला हम लोग देख रहे हैं, ये अगला टॉपिक इसमें क्या है? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए पढ़ेंगे सब वही कंटेंट, लेकिन उसको घुमा के पढ़ पाता है वो आपके अंदर स्किल है, और वहां पे रिकॉल कर पाते हैं स्किल है। नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा, बहुत इंपॉर्टेंट। एक एक बात, एनवायरनमेंट के जो इश्यूज हैं उनको करंट में करते जाइए। ठीक है, नदी डॉल्फिन पूरी तरह से, देखिएगा गंगा नहीं है ये, नदी डॉल्फिन केवल नदी लिखा है। नदी डॉल्फिन पूरी तरह से जलीय स्तनधारियों का समूह है जो विशेष रूप से मीठे पानी या खारे पानी में पाई जाती हैं। वर्तमान में विश्व में नदी डॉल्फिन कितनी जीवित प्रजातियां? 6। कितनी? ये भी याद रखेगा, 6। जो विश्व के प्रमुख नदी तंत्रों में पाई जाती हैं 6 जीवित प्रजातियों में अमेजन नदी डॉल्फिन, दूसरी कौन है? सिंधु नदी डॉल्फिन, तीसरी कौन है? गंगा नदी डॉल्फिन, फिर कौन है? इरावती डॉल्फिन, तुकुजी डॉल्फिन, और कौन है? यांगजे फिनलेस पोर्पोइज। आप यांगचे भी याद रखो, काम चल जाएगा। यांगचे डॉल्फिन। अब ये कितनी डॉल्फिन हो गई? 6 टाइप की। फिर आइए 7वीं जो प्रजाति थी वो बैजी चीन नदी डॉल्फिन थी, वो उस समय क्या हो गई? विलुप्त हो गई है, ये भी याद रखेगा। फिर आइए स्मरणीय तथ्य क्या है? एशिया और दक्षिण अमेरिका के 11 देशों ने विश्व नदी डॉल्फिन की 6 जीवित प्रजातियों को विलुप्त से बचाने के लिए कोलंबिया की राजधानी बगोटा में ऐतिहासिक समझौते पर क्या किए हैं? हस्ताक्षर किए। इंपॉर्टेंट है ये। ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन बाय 2030 के हस्ताक्षरकर्ता 11 देश हैं। बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राजील, कंबोडिया, भारत, कोलंबिया, इक्वाडोर, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू, वेनेजुएला। ठीक है, देखो एशिया है और कौन है? दक्षिण अमेरिका ही है देशों में। देखिए ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन का मुख्य उद्देश्य सभी नदी डॉल्फिन की संख्या में हो रही गिरावट को रोकना, उनकी आबादी में वृद्धि करना। अब आइए निष्कर्ष क्या निकलना है? पढ़ने का मतलब निष्कर्ष के बाद ही देखिए क्या है इंपॉर्टेंट।
गंगा नदी डॉल्फिन में फटाक से देखिएगा क्या है क्वेश्चन आया, नदी डॉल्फिन ऐसे सेंटेंस दीजिए, हाल ही में 11 देशों ने गंगा नदी डॉल्फिन के लिए डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन, ठीक है, ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन बाय 2030 पर हस्ताक्षर किए हैं। पहली लाइन है, बिल्कुल किए हैं कि नहीं किए गए। फिर क्या है कि अमेजन डॉल्फिन, गंगा नदी डॉल्फिन, सिंधु डॉल्फिन, ये उन 6 जीवित डॉल्फिनों में से प्रजातियां हैं, पाई जाती हैं। दोनों सेंटेंस क्या हो गए, सही हो गया, आपको क्वेश्चन पूरा मिल गया। समझ रहे, इस तरीके से बातें आ सकती, मतलब आपसे 11 देश भी पूछना चाह रहा है और उनकी प्रजातियां भी, तो एक बार फटाक से हमें बता दीजिए। क्लियर। अब यहाँ तक ये भी कह सकता हूँ उनमें से कौन सा डिक्लेरेशन में देश शामिल नहीं है। कह देगा, एक लाइन देख लेगा, जो ग्लोबल किस पे, ग्लोबल रिवर जो है, ग्लोबल रिवर डॉल्फिन बाय 2030 में हस्ताक्षर करता देश भारत, बांग्लादेश, भूटान, चाइना है। इसमें नहीं है, तो भारत तो है, बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान है, और आपका कौन है, नेपाल है, लेकिन भूटान और ये देश नहीं है। तो आपको देश तक पता होने चाहिए, कम से कम एलिमिनेशन तो पता ही होना चाहिए जो दिख जाए। ठीक है, हाँ आइए, कहाँ पे है लोग, ठीक है, हमारी क्लास कितने बजे तक है, 2:15 तक है ना, 2:15 तक, 2:15 तक है। क्लियर। एक चीज और ये पता है, पढ़ाई एक तपस्या है, जब पढ़ाई करो तो टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं की जाती है। लोग घड़ी देखते हैं, टाइम वॉच लगाते हैं सब, ये हमें नहीं उचित लगता है। टाइम वॉच में तुम्हारा दिमाग चलेगा क्या, वो लोग टाइमर लगा के रखते हैं, ये सही है, सिविल वाले के लिए नहीं ठीक है, ये वनडे वालों के लिए चलो ये सब रटने पढ़ने का खेल है। वहाँ जो है तुम्हारा मतलब जितना पढ़ो जेन्युइन पढ़ो, मतलब टाइम का कोई मतलब ही नहीं, घड़ी तो बाद में देखोगे क्या बजा, घड़ी पे ही नहीं गए। हाँ, यदि आपको कहीं जाना है, यदि मम्मी ने कोई काम बताया है या कहीं दावत है ऐसी जगह कि वहाँ जाओगे, नहीं जाओगे बाद में बहुत मारे वारे जाओगे घर में, तो तब तुम टाइम का कुछ बनाओ प्लान। लेकिन जब पता है तुमको हम 6 घंटे तक स्वतंत्र हैं, शाम को 4 बजे तक कोई मतलब नहीं है, फोन अलग रखो, घड़ी को भी अपना मत देखो, अपना बाद में देखो, अपना टारगेट पहले अपने नंबर पे क्या सेट करो, टारगेट है हमारा पूरा हो जाएगा, हम जाए 1 घंटे पूरा हो जाए फिर हम उठेंगे, और नहीं होगा तो जुटे रहेंगे। ठीक है, अब आप फटाक से मुझे बता दीजिए नदी का 2 मिनट में ही आप बताओ जितना आप रिकॉल किया है, और बिना देखे प्रयास कीजिएगा, बिना देखे बताइएगा, ठीक है। हाँ, नदी डॉल्फिन। अब मैं क्यों इस टॉपिक को फिर एक बार ऐसे बता रहा हूँ, अभी इन्वायरमेंट पे ऐसे आएगा, अभी इसमें इच्छा दिखाई दोगे, तो इन्वायरमेंट की बात आए तो नदी डॉल्फिन वाला बता दो, एक लाइन क्या जा रही है, ये ग्लोबल रिवर डॉल्फिन, ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन बाय 2030, एक बता दीजिए डॉल्फिन के लिए एक कदम उठाया गया है 11 देशों में, इसमें भारत क्या है, शामिल है। मतलब ये क्यों मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसमें भारत क्या है, शामिल है। ऐसे बातें घुमा के थोड़ा मतलब अट्रैक्टिव लगे कि हाँ जो पढ़े चेक करने तो लगे ये भैया तो अपडेट है बिल्कुल, जो है वही नहीं, पर्यावरण संरक्षण ऐसे होगा वैसे होगा, पेड़ लगा दो, ठीक है, मिट्टी कम खोदो, ठीक है, वो समय बता है, ठीक। चलो जाइए, नदी डॉल्फिन को खास बताइए फटाफट। सबसे पहली बात हम लोगों ने की है कितनी, 6 जीवित नदी डॉल्फिन है, 6 जीवित क्या चल रहा है इसमें, नदी डॉल्फिन प्रजातियां हैं, नदी डॉल्फिन प्रजातियां, ठीक है, कितनी है, 6। ठीक, ठीक, सातवीं जो थी बैजी थी, वो जो है चीन की, उसका क्या होता है, लुप्त हो चुकी है, ये रखेगा। अब अच्छे फटाक से कौन कौन से हैं, तभी तो किया जा रहा है, एक लुप्त हो गई, नहीं ध्यान दोगे 6 की 6 में अभी लुप्त 2-3 और हो जाएंगी, तभी तो काम इस पे, तभी तो पूछा जा सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाँ बताइए, एक कौन है, अमेजन बेसिन डॉल्फिन, अमेजन डॉल्फिन कौन है, अमेजन डॉल्फिन, और दूसरी है सिंधु नदी डॉल्फिन, भारत में मिल सकती है सिंधु, फिर कौन है, गंगा नदी डॉल्फिन, और इरावदी भी बंगाल की खाड़ी के पास मिलती है, इरावदी डॉल्फिन, ठीक है। फिर आपकी कौन बची गई, तुकजी, तुकजी हो गई, और यांगजे हो गई, यांगजे, ठीक है, फिर यांगजे हो गई, यांगजे, ठीक। अब बताइए, ये आपकी 6 नदी डॉल्फिन हो गई। अब फटाफट बताइए, कोलंबिया की राजधानी बगोटा है, कोलंबिया की राजधानी कौन है, बगोटा, कौन है, बगोटा। जो कोलंबिया की राजधानी बगोटा है उसमें क्या 11 देशों ने इन 6 नदी डॉल्फिन को बचाने के लिए क्या किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं, और हस्ताक्षर जो किए हैं उस डिक्लेरेशन को क्या कहा जा रहा है, ग्लोबल 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 डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन फॉर रिवर
डॉल्फिन बाय 2030, ठीक है, ये किया है। उनमें 11 देश हैं, आखिर कौन, फटाफट बता दीजिएगा। देखो आप देखिएगा एक बार, पहले आपको दक्षिण अमेरिका के ही सारे देश भरे पड़े हैं, उनको देख लो कौन है। एक ब्राजील, जब अमेजन है तो ब्राजील वाला क्षेत्र है ही है, तो कौन हो गया, ब्राजील हो गया। फिर कौन हो गया आपका, बोलीविया हो गया, ठीक है। फिर कौन हो गया, कोलंबिया, नाम ही जब वहां हो रहा है तो कोलंबिया भी हो गया। और कोलंबिया के पड़ोस में एक देश है कौन, इक्वाडोर, बड़ी ज्योग्राफी से पढ़े होंगे। इक्वाडोर है तो पेरू नीचे आ जाता है, चिली में लगा दीजिएगा। फिर कौन है पेरू के बाद, वेनेजुएला है, कौन है, वेनेजुएला। अब ये तो कितने हो गए, 1 1 2 3 4 5। और अब आइए इधर साइड में, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है और कंबोडिया है। कौन, तो 3 2 5। और इधर कितने हुए थे, 1 2 3 4 5 6, 6 5 11। दिमाग में आपको ऐसे तरीके से रखना पड़ेगा। चलिए हो गया पूरा। चलिए अगला देखिए, अपना कौन टॉपिक है, हाँ, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंक, फटाफट देखिएगा। क्यूएस एशिया बहुत जल्दी हम लोग देखेंगे। हाँ, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग को क्या है, ब्रिटिश कंपनी क्यूएस द्वारा प्रकाशित किया। ऐसा जब पढ़ा को टॉपिक तो सोचा करो एग्जाम में क्वेश्चन आ ही गया है, हम कैसी स्थिति में होंगे जो आ गया हो हम ना कर पाए। पूरा इमेजिन करो तो हर टॉपिक को कायदे से पढ़िए, मतलब एकदम अपने लिए पढ़िए, किसी दूसरे के लिए नहीं। आलोचना प्रशंसा इसके लिए मत पढ़िए, आप अपने लिए पढ़िए कि मतलब हम वहाँ कर ले जाए बस, ठीक है। क्या है, क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग को ब्रिटिश कंपनी क्यूएस द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह रैंकिंग प्रत्येक वर्ष एशिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों पर प्रकाश डालती है। इस रैंकिंग के तहत संस्थानों का मूल्यांकन 11 संकेतकों के आधार पर किया गया। क्लियर, आइए इसमें देखना क्या है, कोई इतना मतलब नहीं, बस इतना देख ले कि क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024, इसमें देखेगा रैंकिंग का कौन सा संस्करण है, ये 16। फिर आइए रैंकिंग में 25 देशों एवं क्षेत्रों के कुल कितने संस्थान हैं, 856। इस रैंकिंग में सर्वाधिक विश्वविद्यालय किसके हैं, भारत के, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज्ञातव्य है कि भारत के 118, पिछली बात है कोई मतलब नहीं। चीन का पेकिंग विश्वविद्यालय एशिया का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है। फिर आइए दूसरा कौन, हांगकांग है। तीसरा कौन है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है। भारत के कौन है, आईआईटी बॉम्बे 40वां है, आईआईटी दिल्ली है 46वां है, आईआईटी मद्रास है 53वां है, और फिर बेंगलुरु है, खड़गपुर है, कानपुर है, दिल्ली, ऐसे तो पूरे हैं 148। अब आइए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, ठीक है, चलिए पूछ रहा हूँ इससे भी। हाल ही में क्यूएस एशिया रैंकिंग जारी हुई, कोई मतलब नहीं इसका, बस मैं पूरा सेंटेंस बना के बोला। हाल ही में क्यूएस एशिया रैंकिंग जारी हुई जिसमें भारत के 148 विश्वविद्यालय शामिल हुए हैं, सही है। फिर जिसमें भारत के आईआईटी बम्बई को 46वां स्थान मिला है। कौन सा मिला था, 40वां मिला, कौन सा मिला था, 40वां मिला था। कुछ भी कर सकता है, इसके लिए भी तैयार है ये टॉप वाले जो है उनको नंबर तक पूछिएगा आपसे। हाँ, फिर पूछ सकता है, फिर तीसरी लाइन पूछना, इसमें जो है इस रैंकिंग में पहला स्थान चीन के पेकिंग विश्वविद्यालय को मिला है, ठीक है, सही, क्लियर, तीनों बातें हो गई। अगली, हम हर टॉपिक का क्वेश्चन जरूर आप लोगों से पूछेंगे कि आप जो है देखिए क्या अंडरस्टैंडिंग है, ये जो सोचेगा हम सही ही बोलेंगे ठीक है, कॉन्फिडेंस गलत बोलेंगे, ठीक है। वही तो एग्जामिनर करता है अभी, वो नाटू और वो क्या, वो आपका वो जो क्या है आपकी पिक्चर आरआर, और वो कौन सी उधर गंगूबाई, उसमें उल्टा लिख दिया, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उल्टा लिखा, और दूसरा वाला सही लिखा, रॉकेटरी फीचर, बेस्ट फीचर तुम्हें मिला, तो तुम दूसरा वाला पढ़ोगे तो पक्का लगेगा बिल्कुल सही पे जा रहा है, और उसने ऊपर वाले में क्या लिख दिया 5 6 6 5, उसमें अरे जो पढ़ा होगा वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। ये तो कोई मशीन थोड़ी दिमाग किसी का। अब देखो ताजा सुबह सुबह पढ़ के गए हो, और फिर काउंट भी कौन करता है, प्राइस, ये प्राइस देखे जाते हैं कि तुम काउंट करो ये इतने, ये क्या है पाए हैं। चलिए आइए फटाफट देखिएगा। अब आइए रूस CFE संधि से बाहर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है, अंतरराष्ट्रीय संबंध होते हैं। हालांकि भारत का इसमें इतना नहीं है मैटर, लेकिन इनडायरेक्टली तब भी भारत जुड़ेगा जब इसमें शांति होगी, तभी भारत को फायदा है, शांति होगी भारत को क्या है, घाटा है। देखिए अगला क्या है, हाँ, रूस CFE संधि से बाहर हुआ, देखिए पूरा पढ़िएगा। CFE संधि का पूर्ण नाम जानते हो, ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप, मतलब कन्वेंशनल मतलब परंपरागत सशस्त्र, ठीक है, बलों पर संधि। यूरोप में पारंपरिक या परंपरागत सशस्त्र बलों पर क्या संधि है। 19 नवंबर 1990 को पेरिस में यूरोप में
पारंपरिक सशस्त्र बलों पर संधि पर हस्ताक्षर किया गया। देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये CFE संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया? 1990। पेरिस में यूरोप में पारस्परिक या CFE पर संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। 9 नवंबर 1992 को क्या हो गई? लागू हो गई थी। CFE संधि पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसे उन राष्ट्रों के द्वारा संपन्न किया गया जो उस समय नाटो या वार्सा संधि के सदस्य थे। फिर आइए अगला इसमें देखना इंपॉर्टेंट क्या है। इस संधि का उद्देश्य उपयुक्त दोनों सैन्य राजनीतिक संगठनों नाटो और वार्सा संधि संगठन के सदस्यों के पारंपरिक सशस्त्र बलों के मध्य संतुलन सुनिश्चित करना था। हुआ क्या है? 7 नवंबर 2023 को रूस औपचारिक रूप से यूरोप में पारंपरिक, पूरा मैं नहीं बोलूंगा, CFE से क्या हो गया? बाहर हो गया। अब आइए इंपॉर्टेंट क्या है, रूस ने CFE से बाहर होने का निर्णय इस संधि के डिपॉजिट न्यूजीलैंड और नीदरलैंड इत्यादि में लिया, कोई मतलब नहीं है। नाटो ने 2023 में CFE संधि के निलंबन का निर्णय लिया, कोई मतलब नहीं है। फिर आप नीचे देखिए आगे, शीत युद्ध के अंतिम वर्षों में यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों पर संधि को यूरोपीय सुरक्षा की आधारशिला के रूप में जाना जाता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं 1-2 पॉइंट लिखूंगा। आप तैयार हो CFE के लिए? क्या है? यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों पर संधि पहली बार 19 नवंबर 1990 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में हस्ताक्षर किए गए। सही है? 9 नवंबर 1992 को इस संधि को पूर्णतः लागू किया गया। हाल ही में CFE से बाहर होने का निर्णय रूस द्वारा लिया गया। CFE को यूरोपीय सुरक्षा की आधारशिला के नाम से जाना जाता है। तो तीनों बातें बताइए, क्या सही क्या गलत? तीनों सही है। देखिए पहला मैंने जो पॉइंट बोला है, देखिए इसमें लिखा क्या है, आप लोगों को डाउट लग रहा है? इसमें मैंने पहला पॉइंट जो बोला है ध्यान दीजिएगा, 19 नवंबर यूरोप में पारस्परिक हस्ताक्षर किया गया था। देखो सही है कि नहीं? मैंने हस्ताक्षर बताया, जो फंसने वाली चीजें तभी। और फिर दूसरी बात मैंने बताया लागू कब किया गया? 90 को। और फिर मैंने 92 को लागू किया गया, ये बताया। फिर मैं तीसरा क्या बताया, इसको क्या कहा? यूरोपीय सुरक्षा का आधारशिला या कहा जाता है, ये भी मैंने बताया। बात खत्म हो गई, क्लियर? ऐसे कुछ। और एक ये भी बताया कौन सा देश इससे बाहर होने के लिए? अभी रूस, क्लियर? ये सब चीजें दिमाग में रखना पड़ेगा। फिर आइए अगला, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्वालियर एवं कोझिकोड UCCN में शामिल। क्लियर? किसमें शामिल हुआ है? UCCN। इसमें भी आप सुनिएगा स्टोरी और मुझे बताइएगा। बढ़िया के देखिएगा क्या क्या मैटर है। ग्वालियर कोझिकोड UCCN में शामिल हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क का सृजन वर्ष 2004 में ऐसे शहरों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था जिन्होंने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय स्तर पर सतत विकास के लिए एक रणनीतिक घटक के रूप में रचनात्मक को मान्यता प्रदान की। यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में जिन 7 रचनात्मक क्षेत्रों को आच्छादित किया गया है वे क्या हैं? शिल्प एवं लोक कलाएं हैं, मीडिया, आर्ट, फिल्म, डिजाइन, पाक कला, साहित्य और संगीत है। अब आइए, हाँ, स्मरणीय तथ्य क्या है? विश्व शहर दिवस के अवसर पर, कौन से अवसर पर विश्व शहर दिवस कब मनाया था? 31 अक्टूबर। याद रखिएगा, 55 शहरों को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में क्या किया गया? शामिल किया गया। यूनेस्को की महानिदेशक आंद्रे अजोले ने इन 55 नए शहरों को यूनेस्को के रचनात्मक शहर का क्या प्रदान किया है? दर्जा प्रदान किया है, ठीक है? आंद्रे अजोले भी नाम याद रखिएगा। फिर आइए, इन नए शहरों को शामिल किए जाने के बाद अब विश्व के 100 से अधिक देशों में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल जो है शहरों की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 350 तक पहुंच गई है। जिन 55 शहरों को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया उनमें 2 भारतीय शहर में शामिल हैं। ये 2 भारतीय शहर कौन है? कोझिकोड है और कौन है? ग्वालियर है। ग्वालियर को संगीत के क्षेत्र में, जबकि कोझिकोड को साहित्य के क्षेत्र में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व 2015 में जयपुर में एवं वाराणसी को, वर्ष 2017 में चेन्नई को, वर्ष 2019 में मुंबई को और हैदराबाद को, 2021 में श्रीनगर को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों में शामिल किया गया। ग्वालियर एवं कोझिकोड को शामिल किए जाने के बाद अब यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल भारतीय शहरों की कुल संख्या कितनी है? 8 है। ग्वालियर को यूनेस्को ने संगीत के शहर के रूप में मान्यता प्रदान की है। ग्वालियर की ख्याति संगीत के ये सब नाम लिखा है, तानसेन, बैजू बावरा। साहित्य के क्षेत्र में कोझिकोड, ठीक है? और जो है
साहित्य के क्षेत्र में प्रथम भारतीय शहर है इस रचनात्मक शहरों में शामिल होने वाला। और ये क्यों किया गया? केरल साहित्य महोत्सव का स्थायी आयोजन स्थल। इतनी पूरी कहानी हम लोगों ने पढ़ी है, ठीक है। आप परेशान भी हो गए होगे पढ़ते पढ़ते, लेकिन जो है इसमें से आप बता देंगे आप लोग को। देखो एक चीज और है, सीए की तैयारी स्टार्ट सब कोई कर देता है, होना होगा ही, जो लगातार लगे रहोगे कुछ ना कुछ उसमें सफलता मिलेगी। फिल्म्स में निकलना होगा, फिर एक दिन फिल्म्स में निकलने लगेगा, फिर मेंस के लिए परेशान हो गए, मेंस निकल जाएगा तो एक दिन जो इंटरव्यू भी बाहर हो जाओगे, इंटरव्यू जिस दिन निकल गया उस दिन नौकरी भी पा जाओगे, तो फिर टेंशन होगी कि हमारी रैंक काहे नहीं आई। वो चिंता तो हमेशा बनी ही रहेगी। ये थोड़ा चिंता ज़्यादा हाई लेवल की होती है, फिल्म से नहीं निकलता है, लेकिन हाई लेवल की और उससे ऊपर होती है। अब हमारा एक मित्र था, वो इंटरव्यू में जो बता दिखलाएंगे, इंटरव्यू तो गया था, फाइनलिस्ट में नहीं आया, तो कहता अब हम फिर से जीरो पे आ गए, ठीक है, अब फिर पढ़ रहे हैं। तो कह रहा अब हमारा मन पढ़ने में लगता है, ये पढ़ती है तो हमें याद आ रही है कि हम भी जो है अधिकारी बने होते, गाड़ी में चल रहे होते। क्यों नहीं निकल सकते? निकलेगा तो कोई है ही है, कोई तो निकलेगा। अच्छा तो फिर 200 600 लोग बुलाए गए हैं, तो उसमें 200 लोग हैं या 300 लोग हैं, तो उसमें 300 तो कोई तो निकाले जाएंगे। बात योग्यता की कमी नहीं है, बात है वैकेंसी कम है ना, किसी को तो निकलना ही पड़ेगा। हम कहा जाए कि एक नाव पे 2 ही लोग बैठ सकते हैं और 4 लोग खड़े हैं और चारों लोग रुपया देने के लिए तैयार हैं, बैठ कौन पाएगा बताओ? दो ही, कोई ना कोई उसमें विलक्षणी प्रतिभा में हो नहीं, मतलब कुछ ना कुछ इनका भाग्य बढ़िया हो सकता है, विलक्षणी प्रतिभा, मतलब कुछ ना कुछ लास्ट में लगेगा ही, कोई तो बाहर होगा। मतलब सबको बुला के सबको इंटरव्यू का मतलब फिर क्या रहेगा? ज्वाइनिंग लेटर भी दिया जाए इंटरव्यू की जगह पे, ये तो कह रहे हैं सबको, मतलब उसमें सबको बुलाया जाएगा ना, उसमें लिया फाइल ली जाएगा। अब जो आप बताओ पुलिस का पेपर इंग्लिश तो क्या लड़के डिप्रेशन में चले गए, कोई बात नहीं, डिप्रेशन में नहीं, उनको दूसरी भर्ती मिल गई है, बहुत उनका 100 से नीचे क्वेश्चन सही था, वो कहीं उनका नामो निशान नहीं था, ठीक है। अभी जब कटाव जाती तो वो हाई ही जाती, कम नहीं जाती। अभी लड़के पढ़ रहे हैं, ठीक है, और वो डिप्रेशन में चले गए हैं और मन में जानते हैं कि हम 90-80 किए हुए थे, हम कतई होते नहीं, दिखा मैंने डिप्रेशन में है। अरे क्या डिप्रेशन है? उस लड़के से पूछो जाके इंटरव्यू से क्या हो गया है, उसको नींद नहीं आ रही, उसको टेंशन बहुत ज्यादा है, तुमको तो अभी भर्ती नहीं दी तब भी तुम डिप्रेशन में पहले चले गए हो। और निंदा पढ़ने का क्या है सब है जरिया। मान लीजिए डिप्रेशन में गए हो तो इतनी जल्दी थोड़ी अब डिप्रेशन निकलो, अब तो भर्ती आए होगी। अब मान लीजिए कोई बच्चा जो है, मान लीजिए इंटरव्यू तक पहुंचा है, उसका भी दुख समझो। इंटरव्यू में तो उसने सपने सजा लिए होंगे, एलटीएम में जाएंगे कि समाज कल्याण अधिकारी बनेंगे कि हम नायब तहसीलदार बनेंगे, इमेजिन करो, सोचो। और धड़म से फिर से तुम उसी कमरे में आके जहाँ कारपोट्री या 1-2 लाइट में पढ़ रहे थे, वही मेज, वही कुर्सी, वही किताबें, वही स्पेक्ट्रम, वही लक्ष्मीकांत, वही गुरु सी बातें बताएंगे, पढ़ाएंगे, सब वही सिस्टम, समझो वही मेज। और वहाँ कहाँ तुम मतलब विभागाध्यक्ष बनने जा रहे थे, सिपाही तुम इतना दुखी हो, विभागाध्यक्ष में इतना दुखी हो गए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन रहे थे उसमें अपने विभाग के। आइए अभी कौन सा तुमने देखा है इसमें? हाँ बस आप बताइएगा, फटाफट आप लोग बताइएगा, थकिएगा नहीं, थकना मना। हाँ फर्स्ट साइंस पहले बताइए मुझे, एक क्वेश्चन पहले पूछता हूँ, ठीक है। हाल ही में यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की सूची जारी की गई, सही है? यूनेस्को ने ही जारी की, ये भी लाइन है क्वेश्चन का, सही है। वहाँ ये यादें यही नहीं जाने कि यूएनओ ने जारी कर दी है, ठीक है। यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की सूची जारी की, जिसमें इस वर्ष 55 शहरों को इन रचनात्मक जो है सूची में शामिल किया गया है, सही है। इसमें भारत का संगीत के क्षेत्र में कोझिकोड को, साहित्य के क्षेत्र में ग्वालियर को शामिल किया गया है। बहुत कायदे से पढ़िएगा ये लाइन जो है, ऐसे आप बस कोझिकोड वो रटे पड़े हो, बस कोझिकोड वो क्या ग्वालियर, उसने क्या मतलब दिया यहाँ पे। चलिए अब आइए, हाँ अब फटाफट में बता दीजिए, जो है जो आपके यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क कितने इस बार शामिल किए गए हैं? 55 से हैं, क्लियर। आइए इसमें जो इस बार कितने, इसमें भारत में कौन शामिल है? ग्वालियर, और दूसरा कौन है? कोझिकोड। बताइए कोझिकोड कहाँ पे है? केरला। और ये कहाँ है? कोझिकोड किस क्षेत्र में शामिल किया गया है? साहित्य। और इस प्रकार साहित्य में शामिल होने वाला ये जो किसका, यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में पहला शहर है साहित्य के मामले में, क्लियर। और इधर आ जाइए, जो इधर ग्वालियर वाला क्या है? संगीत। संगीत में इससे पहले कौन हो चुका था इस लिस्ट में? बताइए बिना देखे बताइए, संगीत में कौन हो चुका था? जयपुर, वाराणसी। वाराणसी कौन था?
वाराणसी संगीत में हो चुका था, ठीक है, संगीत क्लियर। अब आइए संगीत ग्वालियर में क्यों रखा गया कि तानसेन और बैजू बावरा कहाँ के थे, ग्वालियर। और इसको साहित्य में क्यों रखा गया, क्योंकि प्रत्येक वर्ष क्या होता है, कला साहित्य महोत्सव होता है, कहाँ, केरल में। केरल में किस जगह पे, कोझिकोड में, ठीक है। तो इन चीजों को याद रखिएगा। अब आइए भारत के कितने स्थल इसमें शामिल हैं, 8, ये भी दिमाग में रखिएगा। एक बार बताइए, कोई 2 4 5 बता पाओ, बता लो कौन कौन है, एक दो बार अपने आप बताइए। जयपुर है कि नहीं है, जयपुर, वाराणसी, अभी इनको बाद में बताइएगा, पहले जो नए पुराने वाले बता दिए। और कौन हो सकते हैं बताइए, मुंबई है, हैदराबाद है, फिर श्रीनगर है, चेन्नई, हाँ, और कोई है, अब ये 2 हैं, तो 1 2 3 4 5 6, और 6 2 8, दिमाग में रखिएगा। जयपुर को किस क्षेत्र में मिला है, किसे मिला है, कला। वाराणसी को संगीत, मुंबई को फिल्म, मुंबई तो फेमस है फिल्म के लिए, और हैदराबाद पाक कला। बताइएगा हम लोग पाक कला क्या होती है, तो लास्ट में बताइएगा, कल लास्ट तक हम पाक कला बताना चाहते हैं। हाँ, श्रीनगर किसको, शिल्प, ठीक है। और चेन्नई संगीत, चेन्नई वाराणसी किसमें, संगीत। और आपका ये ग्वालियर संगीत, कोझिकोड साहित्य, क्लियर। फिर आइए अगला, कहाँ हम लोग पहुंचे, इजराइल फिलिस्तीन विवाद। भैया इसको फिर से एक बार देख लेगा, अरे अभी उसका जी शायद आयोग करना भरा हो, उसमें कुछ बाकी रह गया हो, तो अभी 2 लाइनें और बची हो तुम्हारे लिए अगले एग्जाम में, इसलिए अभी तो केवल नक्शा पूछना, अभी इसके मन के इरादे भी अरब युद्ध साथ पूछना बाकी रह गया। हाँ, एक बार देख लेगा फटाफट। अभी लोकेशन देखेंगे, इजराइल का भी नक्शा बनाएंगे, लोकेशन भी देखी जाएगी। इजराइल की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और लोकेशन पे तो क्वेश्चन आया इस बार। आइए देखते, पहले एक बार थोड़ा कहानी पढ़ोगे और बिल्कुल फ्रेश माइंड से। जब 1 डेढ़ घंटा हो जाता है पढ़ते पढ़ते, तो माइंड से थोड़ा बहुत रिलैक्स किया जाए, लेकिन वहीं से आप पढ़ाई शुरू कर दो, फिर माइंड फिर 1 घंटा बाद ही बताएगा तुमको। देखा कभी रनिंग कोई बच्चा करता है, कोई करता होगा, तो रनिंग में शुरू में पैर बहुत दर्द होते हैं, अब फिर वो रनिंग में क्या जाता है, बीच का इंटरवल फिर बहुत चला लंबा जा रहा है, फिर लास्ट में फिर तुम्हारा मन होगा बैठ ही जाए, बीच का मेन कवर, उसी में वो रनिंग करने वाला लड़का क्या कर देता है, कवर कर लेगा। चलिए स्टार्ट। इजराइल फिलिस्तीन विवाद है, बहुत कार्य से पड़ेगा। इजराइल फिलिस्तीन क्षेत्र में अवस्थित यरूशलेम की समस्या इजराइल फिलिस्तीन विवाद संबंधी बुनियादी समस्याओं में से क्या है, एक, ठीक है। तो कोई मतलब नहीं इतना। इस्लाम, ईसाई, यहूदी धर्मों के क्षेत्र से संबंधित अपने अपने दावे हैं। कौन कौन धर्मों के हैं, हिंदू धर्म न लगा देना वहाँ पे, कौन है, ईसाई है, इस्लाम है और यहूदी। भले ये सरल लगती हो, लेकिन कभी कभी इनमें भी फंसाव चीजें आती हैं। पहले केवल इस्लाम और यहूदी के लिए है, तो वहाँ सोचोगे यहूदी इस्लामिक मैटर चल रहा है, वहाँ ईसाई इतना मैटर नहीं कर रहा, लेकिन तीनों धर्म का मैटर है। 1848-49 के इजराइल अरब युद्ध में इजराइल ने पश्चिमी यरूशलेम, जबकि जॉर्डन ने पूर्वी यरूशलेम, अभी मैं लास्ट में सब चर्चा होगी, पहले सुन लीजिएगा, अधिकार कर लिया था। वर्ष 1967 में इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम जॉर्डन से छीन लिया। फिर क्या हो रहा है, इजराइल पूरे यरूशलेम को पवित्र राजधानी के रूप में मानता है, जबकि फिलिस्तीन पूर्वी यरूशलेम को अपनी राजधानी मानता है। मूल फिलिस्तीनी मुख्य रूप से गाजा पट्टी तथा वेस्ट बैंक में निवास करते हैं, ठीक है। फिर आइए, वर्तमान में गाजा पट्टी पर हमास नामक सैन्य संगठन का शासन है। फिलिस्तीन की मांग है कि इजरायली अपनी सीमा को वर्ष 1967 के पूर्व स्थिति में ले आए। इजराइल अपनी विस्तारवादी प्रवृत्ति छोड़े, पूर्वी यरूशलेम स्वतंत्र फिलीपींस की राजधानी, राष्ट्र की राजधानी बने। फिर आइए, अब स्मरणीय तथ्य क्या, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 7 अक्टूबर तारीख याद रखिएगा, 7 अक्टूबर 2023 को उग्रवादी संगठन हमास ने क्या किया, किस पर अटैक कर दिया, इजराइल पर, ठीक है, इजराइल पर हमला कर दिया। हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले का नाम याद रखेगा, ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड, ठीक है। फिर आइए, इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य गाजा की 15 वर्ष की इजराइल नाकेबंदी को भी क्या करना था, खत्म करना था। फिर आइए, ये आपका मेंस में भी काम आ सकता है, ये आप मान लीजिए आ जाए कोई ऐसा तरीका, भारत का इस पे प्रभाव पूछा जाए, लेकिन आपको बताना तो पड़ जाएगा इजराइल और फिलिस्तीन का मैटर क्या है, कुछ ना कुछ, ठीक है। फिर आइए, इस ऑपरेशन का सांकेतिक अर्थ था इजराइल द्वारा पवित्र अल-बक्सा मस्जिद पर की गई इजराइली बर्बरता का उत्तर देना। इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य गाजा की 15 वर्ष की इजरायली नाकाबंदी को खत्म करना, सब हो चुका है। इसके प्रत्युत्तर में इजराइल ने कौन ऑप्शन चलाया, कौन ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन आयरन सॉल्ट। फिर आइए, 27 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गाजा पट्टी में मानवीय सहायता की निर्बाध पहुंच तथा इजराइल हमास संघर्ष रोकने के प्रस्ताव पारित किया। ये भी याद रखेगा, 27 अक्टूबर, वो कब हो रहा है, 7 अक्टूबर, ये बड़ा
जब कोई मैटर को शांत करने के लिए यूएन कदम उठाता है वो चीज़ इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, फिर आ जाइए अगला। इस प्रस्ताव के समर्थन में 120 देशों ने मतदान किया, जबकि 14 देश इसके विरोध में थे। 45 देश मतदान के समय उपस्थित रहे, तो उसमें आ जाएगा भारत ने भी मतदान किया, भारत ने मतदान नहीं किया। ठीक है, भारत अक्सर इसमें गायब हो जाता है। इस प्रस्ताव का विरोध करने वाले देशों में इजराइल और अमेरिका शामिल थे। फिर आइए, भारत इजराइल फिलिस्तीन क्षेत्र में 2 स्टेट थ्योरी का समर्थन करता है। ठीक है, हाँ। फिर आइए, हमास इजराइल संघर्ष में भारत के विदेश मंत्री 2023 में अपने पुराने रूप को दोहराते हुए 2 स्टेट थ्योरी का समर्थन किया। हमास इजराइल संघर्ष के चलते भारत सरकार द्वारा 11 अक्टूबर 2023 को इजराइल से भारत के नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन अजय का क्या किया गया, शुभारंभ किया गया। इस युद्ध के दौरान 24 से 30 नवंबर 2023 के मध्य इजराइल और हमास के नेतृत्व वाले फिलिस्तीनी उग्रवादी समूहों के बीच अस्थायी युद्ध विराम क्या हो गया है, लागू हो गया है। ठीक है, अब आइए पूरा मैटर बताइए। पहले तो नक्शा बनाया, इजराइल का नक्शा, तो भारत का नक्शा बनाना पड़ता है, इजराइल थोड़ा बहुत बनाना पड़ेगा, तो बना इजराइल नक्शा। देखे तो हो गए इजराइल को नक्शे में। अभी याद करें, हमने पढ़ाया था, हमारे जो क्वेश्चन आया है गाजा पट्टी हो वेस्ट में, वो हमने नक्शा भी दिखाया था, दिमाग वहाँ पर लगा पाते तो हो जाता। वहाँ गाजा पट्टी भी दिखाई थी, शायद वीडियो बना उधर पड़ा होगा, और जो है वेस्ट बैंक की भी चर्चा हुई थी। और सिंपल है क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन आए थे इससे, एक तो अजय ऑपरेशन से आया था, एक क्या आया था, चित्र वाला आया था। ठीक है, अब आइए देखो, ये है इस तरीके से है कुछ इजराइल। देखो हमने बनाया इजराइल, और सरल है इजराइल का, आप समझिएगा। इधर साइड में कौन है, लेबनान। कौन है लेबनान, बताए नक्शे से कि आगे बढ़े टॉपिक। हमको क्योंकि ये भी वो लगा करता है कि ऐसा ना हो तो लोग सब ज्यादा एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, समझा रहे, लेकिन पता क्या, हाँ एक चीज है, मेंस में सही में मेंस में काम आएगा और प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा काम आएगा। जो ऐसी आजकल पढ़ाई पूछी है, मेंस वाला ही प्रीलिम्स से पूछ रहा है। अभी ये बच्चे जो पढ़ते हैं इंटरनेशनल, तो चित्र बनाते हैं तो उसमें काम आता है, उसी से पूछा उसमें। ठीक है, इजराइल जो है, जो हम लोग देखते हैं इजराइल का मैटर क्या है, इजराइल आई वाला। ठीक है, देखिए लेबनान इधर साइड में है, और इधर साइड में यहाँ पर कौन है, इधर थोड़ा सा कट यहाँ से सीरिया है। कौन है, सीरिया हो गया। फिर यहाँ से आपका सीरिया भी थोड़ा सा, ठीक है, फिर यहाँ से शुरू हो जाता है आपका, यहाँ से यहाँ तक कौन है, जॉर्डन है। कौन है, आप भी ड्रॉ करना, ड्रॉ करने से दिमाग में ये बैठ जाती है ना, भूल जाता है। फिर आइए, जो हम लोग इस साइड को देखें, थोड़ा सा इस साइड में, जो इस साइड में ऐसे देखें, आपका जो है इधर साइड में कौन है, मिस्र है। कौन है, मिस्र है, इजिप्ट है। अब हम लोग देखें इसमें जो यहाँ पे कौन है, अकाबा की खाड़ी है। कौन है खाड़ी, अकाबा की खाड़ी। ठीक है, तो लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, जॉर्डन हो गया, और कौन हो गया, मिस्र हो गया। इधर कौन हो गया, भूमध्य, इधर कौन हो गया, भूमध्य सागर हो गया। क्लियर। अब आते हैं हम लोग, एक आप में क्वेश्चन आ चुका है गोलन हाइट का, क्या क्वेश्चन आया था। आप देखो, मान लिया आप इसी पे विवाद पे पड़े हो, दूसरा विवाद कोई पूछ ले, इसका जॉर्डन साथ तो विवाद है ही है, लेकिन इसका सीरिया के साथ भी विवाद है। क्या, गोलन हाइट पड़ता तो सीरिया में है, लेकिन उस पर अधिकार अपना कौन मानता है, इजराइल। तो ये गोलन हाइट पूछा जा चुका है, और आइए इसमें क्वेश्चन आता है गोलन हाइट कहाँ है, सीरिया में। गोलन हाइट तो क्वेश्चन नहीं आया, करंट में नहीं रहा है, लेकिन उस समय रहा। ऐसे पूछ ले, गोलन हाइट जो विवादित क्षेत्र है वो किस देश में पड़ता है, सीरिया में। क्लियर। फिर जो एक और बात आती है, जो हम लोग देखें, यहाँ से कौन शुरू हो रहा है आपका, जॉर्डन। ये कौन है, जॉर्डन। जॉर्डन में ही आपका एक पड़ता है पूरा वेस्ट बैंक। कौन पड़ रहा है, थोड़ा और नीचे से आ जाइए, ये कौन है, वेस्ट बैंक। कौन पड़ रहा है, वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक के ही पास में ये यहाँ पे डेड सी है। कौन है, मृत सागर, मृत सागर। ठीक है, मृत सागर है। ठीक है, मृत सागर हो गया। और यहीं पे छोटी सी बूंदी रख के देख लीजिएगा, जेरूसलम है। क्या है, जेरूसलम। ठीक है, जेरूसलम हो गया। यहाँ पे एक बहुत फेमस शहर है इसका, हैफा, सुना होगा नाम इसका, हैफा। ठीक है, ये भी हो गया। अब आइए क्या क्या मैटर हो रहा है। इधर साइड में क्या है, गाजा पट्टी है। ये क्या है, यही क्या है, गाजा पट्टी। यही तो लोकेशन पूछी थी, गाजा पट्टी। क्लियर। अब आइए पूरा लोकेशन में सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन चीज क्या है मामला। तो ये वेस्ट बैंक है, ये दिमाग में रखेगा। वेस्ट बैंक जो क्या है, ध्यान रखेगा, ये इधर साइड में है, जॉर्डन से सीमा बना था। किससे बना रहा है, जॉर्डन से। यही तो क्वेश्चन आया था इसमें। और जो गाजा पट्टी है, किसका सीमा बना रही है, किसका सीमा बना रही है, इजिप्ट और भूमध्य सागर। क्लियर। जो फिलिस्तीन लोग हैं, फिलिस्तीनी हैं, वो कहाँ पे हैं, गाजा पट्टी में है। खासकर फिलिस्तीनी जो हैं वो कहाँ पर है, गाजा पट्टी। हमास जो अपना नेतृत्व बनाया है, कहाँ बनाया है, गाजा पट्टी। और वेस्टर्न, अब मैटर क्या हो रहा है, थोड़ा सा हिस्टोरिकल उसने क्या बताया था,
1948 के आसपास एक वार हुआ था, बताया गया इसी में कहानी में। कौन है? इजराइल अरब युद्ध। कौन क्या हुआ था? इजराइल अरब युद्ध। इजराइल अरब युद्ध में क्या हुआ था? इसमें इजराइल भी जीता और अरब की तरफ से कौन जीता? जॉर्डन। कौन जीता? जॉर्डन। जॉर्डन ने क्या किया था? किधर कब्जा कर लिया था? इस साइड में कब्जा कर लिया। किधर? पूर्वी वेस्ट बैंक में। किसमें कब्जा किया? पूर्वी वेस्ट बैंक में। और इजराइल ने किस पे कब्जा कर लिया था? इस वाले पे। किस पे कब्जा किया? जो है इस पे कब्जा किया, इस वाले पे कब्जा किया। ठीक है। अब मामला क्या हो रहा? फिर से 1967 में फिर लड़ाई हुई। 1957 में इजराइल ने पूरा इनको साफ कर दिया। पूरा इजराइल ने इनको साफ कर दिया। पूरा जो है किस पे? पूरा ये जो है ये वेस्ट बैंक किसके कब्जे में आ गया? इजराइल के कब्जे में आ गया। तो अब वही लड़ाई चल रही है। फिलिस्तीन कह रहा है कि वेस्ट बैंक भी जॉर्डन का पूर्वी जो हिस्सा था वो वैसे ही दिया जाए जैसे 1948 में था, मतलब 1967 से पूर्व वाली स्थिति की जाए। प्लस ये जो है जो आपका ये बनता है गाजा वाला, ये वाला भी क्षेत्र हमको पूरी तरीके से दे दिया जाए। और इसमें जो है क्षेत्र को क्या कर दिया जाए? किस रूप में बदल दिया जाए? वो अपनी क्या बनाना चाहता है? यहाँ पर फिलिस्तीन की राजधानी बनाना चाह रहा है। तो यही लड़ाई झगड़ा चल रहा है। क्लियर? कौन है? गाजा पट्टी। देखो उसने लिखा है, बहुत ध्यान देगा तो लिखा है, लास्ट में लाइन देखिएगा, लिखा है उसने कि फिलिस्तीन की मांग है इजरायली अपनी सीमा को ले जाए और जो है पूर्वी विस्तारवादी प्रवृत्ति छोड़े पूर्वी। हाँ, एक और चीज ये कह रहा है गाजा पट्टी तो हमको पूरी तरीके मांगता मिली जाए, ये और इस पे बात कर रहा है। जो यरूशलेम है उसका पूर्वी हिस्सा वो अपना मांग रहा है। कौन मांग रहा है? जॉर्डन को नहीं कह रहा है, वो किसको दिया जाए? फिलिस्तीन अपनी तरफ मांग रहा है और उसी में अपनी क्या बनाए? राजधानी बनाए। किस वाले हिस्से में? पूर्वी जेरूसलम। मतलब लड़ाई जेरूसलम की है। जेरूसलम का पश्चिम वाला हिस्सा कह रहा है कि कोई बात नहीं, आपका हिस्सा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो पश्चिमी हिस्सा है उस पर किसका अधिकार दिया जाए? जेरूसलम। जेरूसलम के पश्चिमी हिस्से पे किसका अधिकार दिया जाए? फिलिस्तीन का। और जेरूसलम मेन पड़ रहा है किसमें? वेस्ट बैंक में। किसमें पड़ रहा है? वेस्ट बैंक। ये फिलिस्तीन देखिए जो आपका जेरूसलम का ही, मान लीजिए जेरूसलम में फैला हुआ है पूरा जेरूसलम, तो जेरूसलम का कह रहा है इधर वाला जो हिस्सा है जेरूसलम का वो किसको दे दिया जाए? फिलिस्तीन अपनी क्या बना ले? वहां पे राजधानी बना ले। और जो पश्चिम वाला हिस्सा है उस पे ही केवल किसका अधिकार रहे? इजराइल का रहे। समझ पाए कि नहीं इस बात? फिलिस्तीन यहाँ पे है अपना गाजा में। कौन इसमें? फिलिस्तीन कहाँ पर है? गाजा। देखो फिर से बता रहा हूँ, एक समझिएगा पूरा सिस्टम। देखो लड़ाई हो रही थी इधर साइड, ये पहली बात वेस्ट बैंक का, ये किससे लग रहा है? जॉर्डन से। ठीक है। और जो जेरूसलम है वो है किसके पास में? वेस्ट बैंक। किसके पास है? जो वेस्ट बैंक का पूर्वी हिस्सा लोग मांगेंगे तो कॉमन जो जेरूसलम का पूर्वी हिस्सा मांगेंगे तो किधर चले जाएंगे? वेस्ट बैंक की ओर, इधर वाले में एरिया में चले जाएंगे। इनको इधर फायदा भी है क्योंकि जॉर्डन से इनकी लड़ाई चलती है, तो इधर वाला एरिया जॉर्डन किसको सपोर्ट करेगा? फिलिस्तीन को ही करेगा। तो मान लीजिए इसको फिर हमने हटा दिया, अब मैं ऐसे बना रहा हूँ। ठीक है, ये इनका जो है पूरा वेस्ट बैंक है और यहीं पर क्या है? जेरूसलम। क्या है? जेरूसलम। जेरूसलम छोटा दिख रहा है इसमें। जेरूसलम का मतलब पूर्वी जेरूसलम, मतलब इधर वाला जो एरिया है वो चाह रहा है कौन? फिलिस्तीन चाह रहा है, कह रहा है हम अपनी राजधानी बना लेंगे, पूरब इधर ही है। और जो पश्चिम वाला जेरूसलम है उस पे अपना कौन है? इजराइल है। और 1900 जो है 67 से पहले क्या स्थिति थी कि पूर्वी वाले जेरूसलम में किसका अधिकार था? जॉर्डन का। लेकिन अब क्या स्थिति है? ये पूरा वेस्ट बैंक भी इनके अंडर में, किसके अंडर में है? इजराइल के अंडर में। पूरा वेस्ट बैंक किसके अंडर में है? इजराइल के अंडर में चल रहा है। ये वेस्ट बैंक भी इजराइल में चल रहा है। ठीक है। और साथ में जेरूसलम भी कौन चल रहा है? ये भी किसके अंडर में चल रहा है? इजराइल के अंडर में चल रहा है। क्लियर? अब आइए फिर से एक बार नॉर्मल पहले नक्शा, पहले तो नक्शा देख लीजिए। नक्शे में पहले भूगोल का क्वेश्चन क्या बना था पहले तो देखो, फिर कहानी पे देखो। सिंपल पहले नक्शे में एक बार नक्शा पहले क्लियर देखो तो ज्योग्राफी में तो यही क्वेश्चन आ गया है। ये इधर साइड में भूमध्य सागर है, उत्तर में लेबनान है, उत्तर पूर्व में कौन है? सीरिया है, और पूरब में पूरा कौन खींचा हुआ है? जॉर्डन है। इस साइड में कौन है इनके? नीचे कौन है? अकाबा की खाड़ी है। क्लियर? इतना इन्होंने। फिर आइए यहाँ पर क्या है? गोलन हाइट है। और ये कौन एरिया है? वेस्ट बैंक है। ये कौन एरिया है? गाजा पट्टी है। और यहाँ पे टाइबेरियस करके एक झील यहाँ पर भी है। ठीक है। फिर आ जाइए और जो हम लोग देखे इसमें ये मेन इतना इनका क्षेत्र था, और यहाँ पर क्या था? गोलन हाइट था। क्लियर? डेड सागर जो आपका जो है मृत सागर भी बहुत पूछा था, किसकी सीमा पे बना हुआ है? जॉर्डन और किसकी? इजराइल। फिलिस्तीन हटा दो दिमाग से। फिलिस्तीन कहाँ पे उनका क्षेत्र आता है? गाजा में ही। फिलिस्तीन कहीं इधर है ही नहीं। ठीक है।
यहाँ पर कौन है, ये क्षेत्र किसका है, वेस्ट बैंक भी लगभग किसका नियंत्रण में रहता है, इजराइल की। तो जो रहता है डेड सी कहाँ पे है, इधर जॉर्डन, इधर कौन है, इजराइल। क्लियर, ये बात है। अब मामला आ रहा है जो जेरूसलम है वो किसमें एरिया में आ रहा है, वेस्ट बैंक वाले 1900। अब हिस्टोरिकल पे चल रहे हैं, इतनी लोकेशन दिमाग में ही क्वेश्चन आ जाए कहाँ पे कौन है, बता दो। क्वेश्चन अभी आया था समीक्षा अधिकारी में, गाजा पट्टी इनमें से किसके साथ सीमा बना रहा है, तो वहां देखिए उसने रख दिया जॉर्डन भी रखा था, शायद आपका मिस्र भी रखा था, और ऐसे ही जिसको ये पता था कि इसके साथ सीमा बना रहा है मिस्र, तो क्वेश्चन क्या कर देता, बिल्कुल 100% उसका सही हो गया। केवल गाजा पट्टी की लोकेशन बताते हुए क्वेश्चन क्या था आपके हाथ में था, बिल्कुल क्लियर था। तो बच्चे कंफ्यूज हो गए वेस्ट बैंक में किसमें, गाजा पट्टी, देखो वेस्ट बैंक इधर है और गाजा पट्टी किधर है, तो कंफ्यूज हो गया कि इसका नहीं जॉर्डन है, बल्कि किसका जॉर्डन सीमा बनाता है, और सीरिया नहीं लगा, केवल कौन लगा, जॉर्डन और इजराइल। सीरिया कहाँ पे है, ऊपर साइड में। क्लियर। अब आइए जो हम लोग देखें इसमें, देखते हैं क्या है। ये कह रहा हूँ 1948 में जब वार हुआ था तो पूर्वी जेरूसलम किसके पास चला गया, जॉर्डन के पास, और इधर वाला पूर्वी जेरूसलम, पश्चिमी जेरूसलम किसके पास रहा, इजराइल के पास। लेकिन हुआ क्या, इजराइल ने क्या किया 1967 में, पूरा जेरूसलम भी जीत लिया, लगभग वेस्ट बैंक भी क्या बना लिया उसने, कब्जा बना लिया। ठीक है। अब आइए गाजा पट्टी में इस समय किसका वो अपना शासन लगभग है, फिलिस्तीन। हमास संगठन भी कहीं पे कहाँ पे, गाजा पट्टी में ही है। क्लियर। अब इजराइल ने गाजा पट्टी में एक अल अक्सा नाम की मस्जिद थी, उस पर उसने कार्रवाई की थी, तो उसका बदला लेने के लिए किसने कार्रवाई की, हमास ने हमला किया। लेकिन हमला थोड़ा मानवता खिलाफ था, आतंकवादी तरीके से था, तो ये गलत हुआ। तो आतंकवादी हमला जब किया इन्होंने, तो उसका नाम क्या था, ऑपरेशन अल अक्सा, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। इन्होंने कब हमला हुआ, 7 अक्टूबर, ये भी देखिएगा। और फिर क्या हो रहा है, इन्होंने रिपल्सन में क्या किया, इन्होंने जो ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन आयरन शॉर्ट शुरू किया। ऑपरेशन 3 ऑपरेशन इसमें है। फिर आइए 27 अक्टूबर तारीख हुई, उसमें क्या हुआ, महाराष्ट्र जो महासभा में क्या हुआ, इसको विराम संबंध करने वाला प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें भारत ने हिस्सा नहीं लिया। इजराइल और अमेरिका ने इसका क्या किया, विरोध किया। क्लियर। अगली स्थिति क्या हुई, भारत ने इसमें क्या किया कि जब देखा यहाँ पर जो फंसे हुए भारतीय हैं वो भारत आने के लिए इच्छुक हैं, इच्छुक नहीं उनको जबरदस्ती थोड़ी लाया जाएगा, जो इच्छुक है आने के लिए, तो उनके लिए वापसी के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन अजय चलाया। इसकी घोषणा किसने की, एस जयशंकर ने की। क्लियर। बस अब मामला क्या रहा है, भारत ने इसमें लड़ाई झगड़े में कौन सी सिद्धांत का प्रतिपादन फॉलो किया, रखा, टू स्टेट थ्योरी। तो ये सब चीजें आपको कम से कम पता होनी चाहिए थी, खास कर सब ना पता हो, ऑपरेशन कौन अजय पता हो, और टू स्टेट थ्योरी पता हो, और ये युद्ध कब हो रहा है इनके ऑपरेशन पता हो, और इनकी लोकेशन पता हो। मेन इसमें यही है लोग। ये इधर है लक्ष्य, उन्होंने देखो उसी के जवाब में दिया है। ठीक है। हाँ, और एक और देखिए, अलक्सा वैसे आपकी जेरूसलम साइड में पड़ेगी, इधर नहीं पड़ेगी, एक साइड ध्यान देगा, अलक्सा यहाँ नहीं, यहाँ पड़ेगी, कहाँ पड़ेगी, बदला यहाँ ले रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे नाकेबंदी की थी, इसीलिए इसका यहाँ पे मामला किया। अलक्सा तो यहीं पड़ेगी, जेरूसलम में ही सब है। तो लड़ाई तो यहूदी, ईसाई और किसकी, मुस्लिमों की। कहाँ पे लड़ाई है, जेरूसलम में। और जेरूसलम बिल्कुल अलग है, जेरूसलम समुद्र से नहीं लगा है, जेरूसलम किससे लगा है, वेस्ट बैंक से लगा। किससे लगा हुआ है, यहाँ पे आप नक्शा देखोगे वेस्ट बैंक से मिलेगा, बुंदी रखी होगी वेस्ट बैंक के पास। क्लियर, समझ आया कुछ ना कुछ। चलिए आगे, हमने बहुत बता दिया, इतना इसमें टॉपिक में नहीं था, मतलब इसमें तो बस कुल इतना बताया था कि कहाँ विवाद क्या है, हमने तो पूरा आप लोगों ने इसमें चर्चा कर दी। आइए धोरो बढ़िया अगला। लेकिन कोई भी बड़ा विवाद हो, मैप वाला वर्ल्ड वाला, तो मैप जरूर उसको क्लियर करिएगा, क्योंकि मैप से बहुत नॉर्मल चीजें पूछ लेता है मैप में। आपने बस कल चित्र देखा होता, वहां पर गाजा पट्टी वाला क्वेश्चन सही रहता। बस बात तो वही है कि अब गाजा पट्टी तुम्हारे दिमाग में आ नहीं रहा है, वेस्ट बैंक कहाँ है, गाजा पट्टी कहाँ है, वरना तो 2 मिनट का क्वेश्चन था इसमें। अब साफ साफ चमक रहा है, इधर क्या है, गाजा पट्टी, इधर क्या है आपका, वेस्ट बैंक है। लेकिन जो दिमाग नहीं हो चल वहां चल पाता है, रिवीजन नहीं आंखों के सामने आ पाता है, तो क्या है, गाजा पट्टी भी इधर दिखने लगती है, वेस्ट बैंक पता ही नहीं गायब हो जाता है, ये लगता है वेस्ट बैंक पढ़े थे कहीं, हो जाता है ना, तो चीजें इतनी जीएस होती है। आई धोड़ो, कहाँ पे पहुँच लो, धोड़ो, अब फटाफट पर कीजिएगा। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव संयुक्त विश्व पर्यटन संगठन की एक पहल है। ठीक है। अब ये किसकी पहल है, संयुक्त सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, ये यूनेस्को की पहल शामिल कर देगा। क्रिएटिव सिटीज यूनेस्को की पहल थी, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत वाला भी यूनेस्को की पहल थी, लेकिन ये किसकी पहल है, विश्व पर्यटन संगठन की पहल है। कौन, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव।
इसने क्या किया है 2021 में लॉन्च किया था। यूएनडब्ल्यूटीओ के ग्रामीण विकास के लिए पर्यटन कार्यक्रम का एक अंग है। इस पहल के अंतर्गत उन गांवों को मान्यता प्रदान की जाती है जो पर्यटन को अपने विकास और कल्याण संचालित बनाते प्रतिबद्ध है। यूएनडब्ल्यूटीओ की महासभा का 25वां सत्र 16 से 20 अक्टूबर 2023 के मध्य समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ। ये भी याद रखेगा, यूएनडब्ल्यूटीओ की महासभा का अधिवेशन कहाँ पे आयोजित हुआ था? अब बताओ, फरगना जो पूछा है उज्बेकिस्तान में ही है। ठीक है, अब बताओ, जब आप अफ्रीका बार बार पढ़ते हो बाबर का जन्म जो है फरगना में हुआ, इधर पढ़ते हो कि नहीं? 14 फरवरी कब हुआ था? 1489 को शायद हुआ था। 14 फरवरी 1489 को फरगना। ठीक है, तो 89 से 90 के बीच में है, मतलब 89 से और 10-12 साल वही है, 1500 के बीच में है। ठीक है, अब आइए बाबर का जन्म पढ़े हो, फरगना पढ़े हो, बार बार पूछ क्या रहा है फरगना कहाँ पर है? गजनी तो पक्का है अफगानिस्तान में, फरगना भी दिमाग में ऐसे लगता है, फरगना कहाँ पे चला गया है? उज्बेकिस्तान। जब इससे शिक्षा ये मिल रही है, जब क्वेश्चन आ जाए शिक्षा ले लो इससे कि जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ो तो मैप का यूज, जब इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ो तब किसका यूज करो? मैप का। और जो ओल्ड मैप में डॉट्स लगे होते हैं, ये यहाँ पे ये यहाँ पे, तो उसको तुरंत गूगल में क्या करो, सर्च करके उनके स्थान जरूर लिखो। समरकंद है आपका, कौन है ये आपका फरगना है, गजनी है, कांधार है, ये सब बहुत बार आते जब मध्यकाल पढ़ोगे। फिर आइए, हाँ ये देखे क्या है समरकंद। अब आइए, इस सत्र के दौरान यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा वर्ष 2023 हेतु सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची जारी की गई। इसमें देख लेगा 2021 जारी की जा रही थी, सूची का तीसरा संस्करण है। सभी कुल 54 गाँव को वर्ष 2023 हेतु सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव का दर्जा प्रदान किया गया है। यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा चयनित 54 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव में भारत का धोरडो गाँव भी क्या है? शामिल है। धोरडो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कच्छ के महान रण में स्थित धोरडो वार्षिक रण उत्सव के आयोजन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। रण उत्सव कच्छ गुजरात में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक उत्सव है। इस क्षेत्र की परंपरा संगीत शिल्प को दर्शित करता है। उल्लेखनीय है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत प्रथम पर्यटन कार्य समूह की बैठक जो कहाँ हुई थी? धोरडो में ही आयोजित है। उल्लेखनीय है कि अब यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा भारत के 2 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया जा चुका है। पहला कौन था? पोचमपल्ली। और दूसरा जो है, दूसरा कौन हो गया है ये? ठीक है, फिर पोचमपल्ली की यहाँ की उत्कृष्ट साड़ियों के लिए भारत के सिल्क शहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो है भारत के मंडला मध्य प्रदेश को यूएनडब्ल्यूटीओ सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव अपग्रेड कार्यक्रम की सूची में शामिल किया गया है। वर्ष 2000 इसके पूर्व 2022 में खोनुमा का चयन अपग्रेड कार्यक्रम में किया गया था। ऐसे गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के मानकों को पूरा नहीं करते, उन्हें डब्ल्यूटीओ अपग्रेड कार्यक्रम के माध्यम से मान्यता मानदंडों को पूरा करने में सहायता प्रदान की जाती है। अब आइए, अब इसके बारे में बताइए, धोरडो वाला थोड़ा सा बता दीजिए। मतलब इसकी बैठक कहाँ हुई है? यूएन जो है आपका वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की बैठक कहाँ हुई है? उज्बेकिस्तान के समरकंद में। क्लियर? कितने गाँव को इसमें चिन्हित किया गया है? 54 गाँव को। 54 यहाँ, 55 वहाँ, 51 वहाँ। ठीक है, सब डाटा करना पड़ेगा। यूपीएससी से परीक्षा ही कठिन होती आ रही है बीसीएस की, क्योंकि यूपीएससी में इतना तो पक्का है कॉन्सेप्ट आएगा, इसमें तो कॉन्सेप्ट तो पूछते ही है, साथ साथ फैक्ट के छोटे छोटे वर्ड पूछ लेते हैं, मतलब दोनों चीजें पूछी जा रही हैं। अब आइए, फिर अगला क्या मैटर हो रहा है जल्दी बताइए। इसमें धोरडो भारत का कौन सा शहर गाँव शामिल हुआ है? धोरडो। धोरडो क्यों फेमस रहा है? क्या मनाया जाता है यहाँ पे? रणोत्सव मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट फेमस है इसीलिए। प्लस जो पर्यटन समूह की बैठक भी आयोजित हुई है, कहाँ आयोजित की गई है? G20 में पहली बैठक कहाँ हुई है? धोरडो में ही हुई है। क्लियर? धोरडो कहाँ है? गुजरात के रण क्षेत्र में है। फिर धोरडो के अलावा जो भारत का किस गाँव को अपग्रेड कार्यक्रम में भी शामिल किया गया है? मंडला। ठीक है, इससे पहले आप बताइए, अभी तक की जो है कितने जो है आपके पर्यटन गाँव में आ चुके हैं भारत के? 2 गाँव। एक कौन था? पोचमपल्ली। इससे पहले वो कहाँ का था? तेलंगाना। पहले आंध्र प्रदेश में था, पोचमपल्ली कहाँ है? तेलंगाना। और पोचमपल्ली क्यों फेमस है? सिल्क साड़ी के लिए, ये भी दिमाग में रखिएगा। और फिर अगला वाला कौन आ रहा है इधर? धोरडो। धोरडो तो रण उत्सव के लिए फेमस था। फिर अपग्रेड कार्यक्रम में मंडला रखा गया, इससे पहले कौन रखा गया था? कोहिमा। कहाँ का है? नागालैंड, कोहिमा। ठीक है, तो याद रखिए। अगला ही, हाँ, फिर वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023। देखो, जब तक आप रिकॉल नहीं अपने आप से कर पा रहे तब तक आजकल कोई पढ़ाई का मतलब नहीं है। वो पढ़ाई आती नहीं है कि एक बार आपको सामने गुजर जाए और वहाँ फंस जाए क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि वो आएगा तो उसमें पीएचडी, मतलब नई पीएचडी हो लेकिन उसके सारे आयाम पता होने चाहिए।
अब एक बड़े एग्जाम की नहीं तैयारी है तो छोटे एग्जाम में ये सब हो रहा है। छोटे एग्जाम मतलब जो ग्रुप सी का भी कोई एग्जाम होगा उसमें भी सब यही होगा, ठीक है। अब बहुत विधिवत पेपर बनाते हैं, भले जो लीक हो जाता है ठीक है, उस पर कार्रवाई चल रही है, लेकिन जो है पेपर बनता बहुत इत्मीनान से है। आइए, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023, ठीक है। वैश्विक पेंशन सूचकांक, इसमें देखिएगा क्या मामला है। वैश्विक पेंशन सूचकांक मोनाश सेंटर फॉर फाइनेंशियल स्टडीज, कोई मतलब नहीं है ये, इतना इंग्लिश में पढ़ना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट वैश्विक पेंशन सूचकांक है, बस देख लीजिए। 47 वैश्विक पेंशन प्रणालियों का एक व्यापक समूह है, बस ये देख लीजिएगा। कोई पेंशन का जो है सपोर्टर हो मान लीजिए और उसमें जो पेंशन सूचकांक रखा है, उसमें भारत की रैंकिंग क्या होगी, डाउन जरूर होगी। भारत में पेंशन वाली व्यवस्था क्या है, समाप्त। हाँ आइए, MCGPI के अनुसार नीदरलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क एवं इजराइल की सेवानिवृत्त प्रणालियां विश्व में क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। तो किसकी है, नीदरलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क और इजराइल। फिर आइए क्या है इसमें देखिएगा, भारत का इसमें कौन सा स्थान है, 45वां स्थान है, ठीक है। फर्स्ट स्थान पे कौन है, नीदरलैंड, सेकंड पे कौन है, आइसलैंड, ठीक है, और थर्ड पे कौन है, डेनमार्क, ठीक है। नीड याद रखोगे, नीड पेंशन के लिए क्या चाहिए, पेंशन की क्या है लोगों को, नीड। तो नीड मतलब नीदरलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क। हम थोड़ा बहुत याद कराते हैं, इसे एक सिड्डी याद कराए थे, सिड्डी याद कराए थे, वो सतत विकास सूचकांक बहुत पूछा जाता है, उसमें भूल जाओगे टॉप 3। तो हमने फिसिड्डी बोला था, फिसिड्डी का मतलब F फॉर फिनलैंड, S फॉर स्वीडन, D फॉर डेनमार्क। वरना आएगा तुम डेनमार्क स्वीडन करोगे, स्वीडन को फिनलैंड बना दोगे, वहां से उल्टा पलटा हो जाएगा। टॉप 3 याद करना भी कठिन काम है। जो मेन बना उनका फार्मूला बना, कुछ भी बना लो, लास्ट में जो है एक बार देख लो। और छोटी छोटी पर्चियां बना लिया करो, नहीं याद स्लिप वगैरह। ये जो चीजें कंफ्यूज वाली हैं, वो एक ऐसा अपना कमरा है, एक ऐसी दीवार बनाओ, जिसे गजनी नहीं दिखाता था, वो जाता है सब, वो अपना देख के जाता है। तो परीक्षा से पहले जब बिल्कुल निदान से जाओ, माइंड बिल्कुल फ्रेश करके, अब वो अपनी दीवार पे जा रहे हैं, केवल 10 मिनट खड़े होके ही एग्जाम दे ले, उसी मैप पे भी सब चमक रहा है। और मैप में जो लोकेशन, क्रिसमस द्वीप कहाँ पे है, स्टुअर्ट द्वीप कहाँ पे, फॉकलैंड द्वीप कहाँ पे, ये सब द्वीप पे गोला गोला बने हों। बस उस कमरे, उस दीवार पे तुम आधा घंटा बस खड़े रहो, देखते रहो, ना बोलो किसी से ना कुछ। लोग बस तुम्हारी मम्मी इसमें पागल हो गए, आधा घंटा से कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, लेकिन उसमें गाड़ी 10-12 क्वेश्चन फंस जाएंगे तुम्हारे। तीसरा सा सीन है वही कंफ्यूजन, गाजा पट्टी को देख लो कहाँ पे कौन है, कौन सा वार हुआ है, सब लिखते चलो। क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम होता है, इतने ज्यादा जीएस के वो होते हैं कॉन्सेप्ट और फैक्ट, कोई भी वो भूल जाएगा। और किताब में उहापोह की स्थिति होती है, वो उधर पलटी किताब पढ़ी है, वो उधर खोल डाला किताब में, वो जल्दी लक्ष्मीकांत का पन्ने नहीं मिल रहा है ढूंढे, तो अब उधर टाइम भाग रहा है, तो सब होता है दीवार पे ही, क्या कर लो पूरा, ठीक है। चारों तरफ देखो, लाइब्रेरी पढ़ते तो लाइब्रेरी में वो एक सीट होती है ना, उसमें सब स्टिकर्स नहीं वो चिपका देते हैं, हम तो देखते हैं बच्चे बहुत ही सब करते हैं। और ये फैशन नहीं करते, फैशन वाले वो मेन चीज नहीं लिखते हैं, जो मेन चीजें हैं वो। और वो कोई जो लाइब्रेरी बच्चा करता है, वो अपनी सीट पे किसी को जानने को तो देना नहीं चाहता है, वो फुल डे करता है, इसलिए कहता है कोई और ना बैठ के यहाँ का फायदा ले जाए। अभी सब चिपका पूरा बैठा है, उसी में इतनी इतनी छोटी छोटी पर्ची लगी। चलिए आइए, जैसे मान लीजिए अभी है रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और कौन है, इस्तेमरारी, ठीक है। हाँ, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी हो गया, फिर आपके पास इस्तेमरारी या उसको क्या स्थायी बंदोबस्त और महलवाड़ी। इनका भी हम पूछने लगे कितना भूभाग किसके अंडर में था, भारत के, ब्रिटिश भारत में कितना भूभाग था इनका, कितने पे हो रही थी व्यवस्थाएं। आप तुम भूल जाओगे बार बार, 30 से 19 से 51 है %, वो भी उस स्लिप में क्या हो लगा, बहुत सी चीजें ऐसी होती है, ठीक है। आइए कहाँ पे हम लोग पहुंचे, ये भी हो चुका है, इसमें कुछ नहीं। वैश्विक पेंशन सूचकांक में इतना याद रखिएगा, फर्स्ट पे कौन है, नीड है, नीदरलैंड है, आइसलैंड है, डेनमार्क है, और फिर आपका कौन है, भारत का स्थान कौन है, 45। अब इस सूचकांक फटाफट याद कर डालिए, लास्ट के 15-20 मिनट से सारे सूचकांक याद कर दो। अब एक बार लिख भी डालना, लास्ट में मैं लिखवाऊंगा, ठीक है। हाँ फिर आइए, वैश्विक भूख सूचकांक में देखिएगा, इसको आप याद कर लिया कौन जारी करता है। वैश्विक भूख सूचकांक एक ऐसी, ये जो वैश्विक क्षेत्रीय राष्ट्रीय स्तरों पर भुखमरी की गणना, उसकी वस्तुस्थिति का पता लगाने के लिए डिजाइन की गई है। वैश्विक भूख सूचकांक 4 संकेतकों, देख लिया, संकेतक कौन है, अल्पोषण, बाल दुबलापन, बाल ठीकनापन और बाल मृत्यु दर के आधार पर तैयार किया जाता है। वैश्विक भूख सूचकांक 100 आधार बिंदुओं के पैमाने पर तैयार किया जाता है। शून्य सबसे अच्छा स्कोर माना, ये भी याद रख लेगा, ठीक है। शून्य सबसे अच्छा सूचकांक बनाता है, ठीक है, अभी ये रहे, ठीक। हाँ, शून्य सबसे अच्छा सूचकांक बनाता है, जबकि 100 सबसे खराब स्कोर माना जाता है। हर जगह 100 की ओर बढ़ोगे अच्छा माना जाएगा, ये पूछा लगता है, ठीक है, उल्टा समझेगा। शून्य, कोई कहते शून्य जो है शून्य रहना है क्या, शून्य मतलब बढ़ना है, तो भूख सूचकांक में किधर जाओगे। अब इसी बार बताइए भूखमरी वाला किस एसडीजी में आता है,
एसडीजी सिविल वाले बच्चों को उंगलियों पे रटे होते हैं किसमें? बताइए। सेकंड पे सबसे पहले गरीबी नहीं, गरीबी है नहीं तो किस पे? फर्स्ट। तो भुखमरी किस पे आया? सेकंड पे। नो हंगर। अच्छा एक मुझे बता दीजिए, बस 17 एक बार रिवाइज करोगे 2 मिनट में? बताओगे तुम लोग? बताइए। हम ही तो बता दे, तुम लोगों को एग्जाम देना है। पिछली बार 4 या 5 क्वेश्चन आए थे, देख लेना मिला के 2023 के, उसमें 5 क्वेश्चन आए थे कि नहीं एसडीजी के? नहीं विश्वास तो देख लीजिएगा, उससे पहले वाले भी आए थे। और यही सब चीजें जिसने पढ़ के गया होगा उसके तरह होते चले गए होंगे। सतत विकास के बारे में थोड़ा मुझे बताइए एक मिनट। देखो जहाँ पे जो चीज़ आ जाएगी करंट अफेयर में, हम उसी थोड़ा चर्चा कर देंगे। ये कोई बच्चा सोचेगा कि पीडीएफ सर पढ़ा रहे हैं करंट अफेयर में, ये कतई ना हुआ समझे। वो 5-6 कुछ अदर वाले सही हो जाएंगे, करंट अफेयर तो अलग चलेगा, उसमें जो आ जाएगा हम बता डालेंगे बीच में। हम मतलब जल्दी सतत सूचकांक के बारे में चर्चा 1 मिनट के लिए करें फास्ट, बस समझिएगा क्योंकि इस समय आपको बहुत वो डिस्क्राइब करने का टाइम नहीं है, एक स्टोरी टाइम में समझिएगा। सबसे पहले सतत विकास सूचकांक की जो बात, सतत विकास सूचकांक को अलग रखो। सतत विकास की सबसे पहले परिभाषा कब आई थी? 1987 में। कौन था? ब्रटलैंड रिपोर्ट, ठीक है, ब्रटलैंड रिपोर्ट, ठीक है, उसमें। और उस ब्रटलैंड रिपोर्ट के कौन से शीर्षक में? कौन सा? आवर कॉमन फ्यूचर। किसमें आई थी? आवर कॉमन फ्यूचर। किसमें आई थी? आवर कॉमन फ्यूचर में आई थी। और ये जो ब्रटलैंड रिपोर्ट आई, तो ये कौन सा? विश्व पर्यावरण विकास सम्मेलन हो रहा था। कौन हो रहा था? विश्व पर्यावरण विकास सम्मेलन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो इसमें भी आपका हो रहा है। तो सम इंपॉर्टेंट इतना है, 1987 में ब्रटलैंड रिपोर्ट आई, उसके आवर कॉमन फ्यूचर में क्या आया? सतत विकास की बात की गई। क्लियर? फिर आ रहा मामला क्या? इसको जो है सतत विकास के लिए जो पहली बार मुद्दा उठाया गया, किस सम्मेलन में उठाया गया? 1992 के। कौन सा था? रियो सम्मेलन या अर्थ समिट। कौन सा था? अर्थ समिट। पहली बार किसी सम्मेलन में इसके बाद में उठाई गई चर्चा, किस सम्मेलन में उठाई गई? रियो समिट। कब हुआ है? रियो अर्थ समिट कब हुआ? 1992। कहाँ हुआ है? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो। पहली बार ये मुख्य विषय बना, मुख्य विषय ही रहा, आधारित रहा किस सम्मेलन में? जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2000 किसमें रहा है? 2 में। जोहान्सबर्ग सम्मेलन। क्लियर? जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 में क्या बन गया? मुख्य विषय बना। क्लियर? ये सब चीजें पूछी गई हैं, तो आप दिमाग में रखिएगा। और अब इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए? सतत विकास सूचकांक। सतत विकास सूचकांक की बात की जा रही है। हाँ, सतत विकास सूचकांक में क्या क्या बातें आ रही है इंपॉर्टेंट? अब देखिए, इसको रखा गया 2030 तक लक्ष्य को पूरा रखने का एक लक्ष्य रखा है। मतलब इस सतत विकास को क्या किया जाए? 2030 तक पूरा किया जाए। इसके लिए एसडीजी क्या बनाए जाते हैं? एसडीजी गोल बनाए, कितने गोल बनाए गए हैं? 17 बनाए गए हैं। तो आपको एसडीजी 1 से लगाकर एसडीजी कितने तक पता होना चाहिए? 17 तक फटाफट पता होना चाहिए। और जानते हैं मिलान आता है, एसडीजी 7, एसडीजी 8, एसडीजी 12, एसडीजी 11, ऐसे मिलान आ जाएगा। उधर उनके क्या लिखे होंगे? क्षेत्र। या पूछ लेगा डायरेक्ट एसडीजी 9 में क्या है, ऐसे डायरेक्ट पूछ लेगा, दे देगा 4 ऑप्शन, और वहाँ तुम्हारा दिमाग 8 और 9 10 में कंफ्यूज हो जाएगा कि ये भी हो सकता है, फिर कहोगे ये भी हो सकता है, फिर ये भी हो सकता है, फिर कहोगे छोड़ो कोई भी हो सकता है इसमें से। ठीक है, आइए अब आइए कहाँ पे एक बार एसडीजी पे चल रहे हैं, फटाफट बताएं। चलिए सबसे पहला क्या, एक कहानी सुनते हैं, स्टोरी टाइप में, उसी से याद हो जाएगा, बाद में लिख लोगे। हर चीज़ को कुछ ना कुछ ऐसा करो कि हम लोग लास्ट तक कर ले जाएं बस। ठीक है, देखिए सबसे पहले गरीबी नहीं, जब गरीबी नहीं तो क्या? भुखमरी चली जाएगी। नो पॉवर्टी तो नो हंगर। जब भुखमरी गई तो क्या होगा? आप शरीर स्वस्थ होगा, खाना नहीं मिला था, क्या होगा? स्वस्थ हो गए। तो गुड हेल्थ। जब स्वस्थ हो गए तो क्या करोगे? पढ़ाई करोगे, शिक्षा करी आपने, एजुकेशन में गए, तो चौथे पे क्या आ गया? एजुकेशन। जब एजुकेशन करना शुरू किया, आप कहाँ जाओगे? मान लीजिए अब एजुकेशन के लिए का आप क्लास वगैरह गए, क्लास में आपने गर्ल्स बॉयज सब एक साथ बैठे भी हैं यहाँ, तो क्या हो? समानता ही, लैंगिक समानता। तो लैंगिक समानता किस पे आ गया? जेंडर इक्वलिटी 5वें पे। अब यहाँ पे अभी आपको स्वच्छता दिखनी चाहिए कि नहीं? जैसे यहाँ पे साफ सुथरा है, अभी क्लीन वाटर पियोगे, क्लियर? तो स्वच्छता दिखनी चाहिए और पानी वगैरह पियोगे, तो क्या हो गया? ये किस पे आ गया? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन 6 पे। अब जब क्लीन सैनिटेशन हो गया और आपने क्लीन वाटर पिया, स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ जल पिया, आप पे क्या गई? ऊर्जा। हालांकि जल पीने से जीरो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ठीक है, लेकिन और जल पी रहे हो इसके लिए खा लेना, उसके साथ तो ऊर्जा मिल गई। ठीक है, तो ऊर्जा मिल गई। ऊर्जा किस में हो गया? 7 में। अब ऊर्जा मिल गया, क्या करोगे आप? अब आर्थिक इकोनॉमिक ग्रो होगी। आर्थिक क्या होगी?
वृद्धि करोगे, आर्थिक समृद्धि हुई, इकोनॉमिक ग्रो। 8वें पे क्या गया, आर्थिक वृद्धि। अब आर्थिक वृद्धि हो रही तो आप क्या करोगे, क्या होने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन होगा कि नहीं, मतलब नवाचार होगा, और क्या बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, और क्या हो सकता है, ठीक है। फिर आइए, ये हो गया। अब बताइए अब क्या होगा, इससे क्या फायदा मिला तुमको, 9 तक आ गए थे हम लोग, ठीक है। अब आइए, अब जब तुम्हारा ये हो गया, अब तुम्हें क्या मिलेगा बताइए, असमानता में कमी भी नहीं। फिर आप क्या करोगे, हाँ अब बताइए क्या होगा, ये जो हो गया आपका इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज सब हो गई, अब किसमें आएगी, असमानता में। सही, असमानता में क्या आएगी, कमी आएगी। आप 8 पे ऊर्जा आई थी, तो आपका 8 पे क्या जो है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ था, आर्थिक वृद्धि हुई थी, विकास हुआ था। उसके बाद क्या कर रहे थे, इनोवेशन कर रहे थे। फिर क्या कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था, उसके साथ इंडस्ट्री भी बन रही थी। क्या बन रही थी, इंडस्ट्री। जब इंडस्ट्री लगेंगी तो लोग जॉब पाएंगे, असमानता क्या होगी, कम हो गई। असमानता में क्या आएगी, कमी आएगी। जब 10 पर असमानता कमी आ गई, फिर क्या हो जाएगा, कैसा शहर बनेगा, सतत शहर, सस्टेनेबल सिटी बन जाएगा कि नहीं। अब तो ये हो गई है। अब सस्टेनेबल सिटी कब बन पाएगा, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगे, कंजम्पशन और प्रोडक्शन, मतलब खपत, और किसके लिए, उत्पादन के लिए आप जिम्मेदार हो गए। 12 तक हो गया। अब आइए, अब क्या बन रहा है, अब क्लाइमेट वाला, अब इन्वायरमेंट शुरू है, ये सरल है। 13 क्या कहता है, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर जो कार्रवाई है, ये है इसमें 13। क्या होनी है कार्रवाई, जल के नीचे जीवन, ठीक है, लाइफ अंडर वाटर, ठीक है, मतलब जल के नीचे जीवन। किसमें आ गए, 14 पे। 13 पे तो जलवायु आ गया, जलवायु परिवर्तन वाला। और फिर क्या होगा आगे, जलवायु परिवर्तन के बाद क्या होगा, जल के नीचे, जलवायु परिवर्तन का मैटर सोच रहे हो। फिर किसपे, हाँ, ऑन लैंड, लाइफ ऑन लैंड, जमीन पर जीवन, हाँ जमीन पर जीवन 15 है, ठीक है, कंफ्यूजन आएगा, जल पहले फिर जमीन है, ठीक है। फिर आइए, फिर 16 कौन है, इसके लिए क्या, अंतरराष्ट्रीय क्या बनेगी, न्याय संगत, निष्पक्ष, स्वतंत्र क्या होनी चाहिए, संस्थाएं होनी चाहिए। और इन सबको तभी कर पाओगे जो वैश्विक भागीदारी होगी। 17 पूरे गोल हो गए। आप कहानी के रूप में याद रखोगे, पूरा याद हो जाएगा। भुखमरी, गरीबी, भुखमरी गई, स्वास्थ्य बना, शिक्षा ली, शिक्षा आई, असमानता, लैंगिक समानता आई, क्लीन वाटर और सैनिटेशन हुआ, क्लीन वाटर पिया, ऊर्जा आई, इकोनॉमिक ग्रो हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर बना, इंडस्ट्रीज बनी, इनोवेशन बना, मतलब इनोवेशन हुआ। इनोवेशन होने के बाद, इंडस्ट्री बनने के बाद असमानता में क्या आई, कमी आई। फिर उसके बाद असमानता में कमी के जस्ट बाद क्या हुआ, सस्टेनेबल सिटी बन गया। ये कब तक बन सकता है, जब तक आप क्या करोगे, कंजम्पशन प्रोडक्शन क्या करोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी से करोगे। फिर क्या करोगे, ये सब हो गया। अब चलो हम जलवायु पे प्रकाश डालते हैं, किस पे, क्लाइमेट पे, एनवायरमेंट पे। 13 क्लाइमेट चेंज, फिर जमीन के अंदर, मतलब जल के अंदर 14, जमीन पर 15। इन सब के लिए क्या होनी चाहिए, संस्थाएं होनी चाहिए न्याय संगत। और फिर क्या है, वैश्विक भागीदारी से संभव है। क्लियर, बस 5 मिनट बचा होगा अपना, ठीक है। हाँ क्लियर, समझ में कि नहीं, आपका केवल करंट अफेयर नहीं तैयार हो रहा है, 3-4 टॉपिक हम तैयार कर डाले। आइए अगला फटाक से, क्लियर। आइए देखो, कुछ भी पढ़ो समय मतलब थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ो। अब जान रहे एसडीजी लगातार 3 साल से पूछा जा रहा है, 4-5-3 क्वेश्चन। अब आप नहीं उसको पढ़ के जा रहे हो, आप बहुत पीएचडी करे डाल रहे हो, इकोनॉमी में वो चीजें पढ़ डाल रहे हो जिसका कोई मतलब नहीं हो। ये इकोनॉमी से जुड़ा हुआ टॉपिक आ जाता है। अब मेंस में भी आता है एसडीजी 2022 के मेंस में क्वेश्चन लिखा मैंने इस पे, एसडीजी पूरा लिखना पड़ा था, पूरे 17 के 17 हम भूल नहीं सकते उसमें बीच में कोई। आइए अगला, वैश्विक बुक संख्या फटाफट देख लीजिएगा क्या मामला है। इस सूचकांक में जीआई के स्कोर के 5 वर्ग बनाए गए हैं, देख लेगा क्या है। ये 9.9 या उससे कम स्कोर, निम्न, ये सब लिखा हुआ है। अब आइए इसमें स्मरणीय तथ्य क्या है। देखो अब वो सब आपने देख लिया कि 0 से 100 सूचकांक तक है। 0 वाला जो है सबसे बेहतर स्थिति में होगा, 100 वाला क्या है, सबसे खराब स्थिति में है। अब इसमें रैंकिंग देखिएगा क्या है। हाँ, इस सूचकांक का 18वां वार्षिक संस्करण, खाद्य प्रणालियों को आकार देने में युवाओं की शक्ति है, देख लेना थीम वगैरह क्या इन्होंने लिखी है। फिर आइए अब मेन देखो फटाफट, 125 देश हैं। जीएचआई, इसमें जो है जीएचआई स्कोर 18.3 जो भुखमरी की मध्य स्थिति को दर्शाता, कोई मतलब नहीं इसमें। क्षेत्रीय स्तर पर देखा जाए 2023 में दक्षिण एशिया और अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा, ठीक है, अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा का जीआई स्कोर सर्वाधिक है। दक्षिण एशिया का, अफ्रीका साउथ ऑफ सहारा दोनों का जीआई स्कोर 27 है। ये स्कोर इन क्षेत्रों में भुखमरी की गंभीर स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। यूरोप और मध्य एशिया का जीआई स्कोर न्यूनतम है, जो भुखमरी की निम्न स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। कोई भी देश भुखमरी की चरम भयावह स्थिति में नहीं है।
9 देश भुखमरी की भयावह स्थिति का सामना कर रहे हैं। ये सब अफ्रीकी हैं, लोकतांत्रिक लोसोथो, मेडागास्कर, यमन, ये सब हैं। जबकि 3 देश बुरुंडी, सोमालिया, सूडान, आंकड़े पर्याप्त, सब कोई मतलब नहीं। जो 2022 में मेडागास्कर अल्प पोषण की दर सर्वाधिक रही है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे में दुबलापन कहाँ सबसे ज्यादा देखा गया, ये याद रख लेगा। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में जो वास्टिंग दुबलापन है सबसे ज्यादा कहाँ देखा गया, भारत में। फिर आइए 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में ठिगनापन सबसे कहाँ देखा गया है, बुरुंडी में। और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर सबसे ज्यादा कहाँ हुई है, नाइजर में। ठीक है, तो अल्प पोषण वाला कौन है, मेडागास्कर। दुबलापन में कौन है, भारत। और जो ठिगनापन में कौन है, स्टंटिंग में बुरुंडी है। और जो मृत्यु दर में कौन है, नाइजर। वैश्विक भूख सूचकांक में 20 ऐसे देश शामिल है, कोई मतलब इतना नहीं है। उज्बेकिस्तान 21वें स्थान पर रहा है। हाँ, वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का कौन सा रैंक है, 111वां है। और भुखमरी की गंभीर स्थिति को प्रदर्शित करता है। देख लीजिए पहला स्थान किसका रहा है, जो सबसे अच्छी रैंक किसकी है, किसकी, ब्राजील को इसमें दिया है। हाँ, 1 से 20 रैंक तक इन्होंने देखा है, रैंक समूह है। ठीक है, चीन वगैरह लिख दिया है इन्होंने। इसमें देखिएगा सबसे खराब स्थिति फिर किसकी है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य। और सबसे जो है भारत की स्थिति क्या है, 111वीं। ठीक, यूरोप के कंट्रीज और चीन वगैरह को सबसे अच्छी स्थिति में रखा गया है। इन देशों को अलग व्यक्तिगत रैंक प्रदान नहीं की गई है, बल्कि सामूहिक रूप से 1 से 20 रैंक तक सूचीबद्ध किया गया है, देख लीजिएगा। ठीक है, मतलब क्या किया गया है, जो कुछ देश हैं उनको क्या, कौन से इसमें देख लेगा, बल्कि इन देशों को अलग व्यक्तिगत रैंक प्रदान नहीं की गई, बल्कि सामूहिक रूप से 1 से 20 रैंक। कौन से देश हैं देखिए, ये कौन है, चिली है, चीन है, क्रोएशिया है, कुवैत है, लाटविया है, सर्बिया है, तुर्की है, सऊदी अरब है, और कौन है, आज शामिल। देखो कोई मतलब इसमें इतना निष्कर्ष निकल रहा है, बड़ा अजीबोगरीब इंडेक्स है ये। ठीक है, तो इसका पहले हिल्फिकर कौन है, ये जारी करता है। भुखमरी सूचकांक देख लिया, कौन जारी करता है, कठिन नाम है उनका, याद नहीं हो पाता बच्चों को। इसमें तो यूनिवर्सिटी लिखा है, कौन जारी करता है, नहीं लिखा है। हाँ देखो लिखा है, कौन जारी करता है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हिल्स। हंगर हिल्स नाम याद रखा, बस आपको उसमें याद रखना। अब देखिए फटाक से 2-3 पॉइंट लिखिए यार, ये भुखमरी सूचकांक कठिन है। किन किन स्तर पर निकाला गया है, अल्पोषण, फिर दुबलापन, ठिगनापन और मृत्यु दर। दुबलापन में कौन रहा है, भारत। ठिगनापन में कौन रहा है, बुरुंडी। और जो है मृत्यु दर में कौन रहा है, नाइजर। अल्पोषण में कौन रहा है, मेडागास्कर। और देखा जाए तो एक मेन बात इसमें, जो टॉप 1 से 20 तक किसी को एक पर्सनल रैंकिंग नहीं दी गई, उसमें यूरोप और मध्य एशियाई देशों को रैंकिंग दी गई है। तो देख सकते हो तुर्की है, जैसे आपका सऊदी अरब है, सर्बिया है, सब देश भी हैं, चीन भी है, तो ये सब है। फिर आइए भारत की रैंकिंग कितनी है, 111। ये भी आपको क्या करना, याद रखना है। अब वो मैंने अलग से बात कर दी, कौन निकालता है, कंसर्ट वाइड है, और कौन है, हंगर हेल्प है। ठीक है, एक बार हमसे एक लोग ऐसे पूछ रहे थे जल्दी में, तो कहते जान के ऐसा पूछा जिसका नाम बोलना कठिन हो, कहते जो हंगर इंडेक्स कौन जारी करता है। ठीक है, मन में था हंगर हेल्प, कुछ हेल्प है, लेकिन बोल नहीं पा रहे। हमने कहा आप ही बता दीजिए, तो जो है वो भी नहीं बता पाए। वो कंफ्यूज हो गए, हम भी अभी याद कर रहे थे, अभी हम बताओ आपके जो मन में है वही के बारे में चलो। ठीक है, चलिए अभी जो है 2-3 1-2 टॉपिक और हो जाएंगे, बस कवर कर खत्म कर देंगे। हाँ, टाइम सवा 2 तक, हमने उसमें शायद 2:15 तक रखा। चलिए ठीक है, चलिए क्लियर, कोई बात नहीं, इतना ही, तब भी बहुत कुछ कवर हुआ होगा। क्लियर, देखो एक चीज है, जब भी पढ़ो पूरे एनर्जी के साथ पढ़ो। हम लोग टाइम पास में देखते नहीं है, कायदे से फोटो ले लेते हैं। ठीक है, हाँ वीडियो बंद कर दीजिए भैया, आप हम जो है